स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से क्या है मतलब जो भी मेरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो लीनियर रिग्रेशन से करके टाइम सीरीज का जितना भी मेरा थ्योरेटिकल पार्ट है और जो भी मेरा क्वेश्चंस वगैरह है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार प्रॉपर्ली। ठीक है, तो रिग्रेशन रिग्रेशन क्या होता है सब पता है आपको, सब पता है क्या होता है। So let's start with linear regression again, and we know that regression explains when regression is only explained when the dependent variable and independent variable have a linear relationship between them. ठीक है, तो ये सब हमें बेसिक बातें पता है, तो सीधा हम linear regression कंडीशन पे पहुंचते हैं। रिलेशन कंडीशन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन y and x शुड बी लीनियर। ठीक है, पहला ये तो पहला बात हो गया कि लीनियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, द एरर टर्म मस्ट बी एडिटिव एंड द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा। सो वही सेम बात है कि मैं अगर मेरा एक्स चेंज हो रहा है तो मेरा एरर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है दैट मीन्स आवर एरर कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द एक्स द independent variable, right? So if that is the case, the error terms will not be additive and our linear regression will not give a that leads to a condition known as heteroscedasticity, right? All x variables should be observable। ये तो बेसिक बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, जनरली द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी। तो अगर मेरा बोल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जीरो है यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो है तो मतलब वाई इक्वल टू क्या था, इंटरसेप्ट प्लस बी नॉट प्लस बी वन इंटू तुम्हारा ये था ना इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो इंडिपेंडेंट वैल्यू जीरो हो गया तो बचा क्या, बी नॉट मतलब क्या इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। उस तरह से एरर टर्म रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द सो एरर टर्म ऐसा पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का ही है वो पार्ट, लेकिन जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से यानी कि वाई का ऐसा पार्ट जो हम एक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वही मेरा एरर टर्म है। तो वही ऑप्शन लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, लीनियर रिग्रेशन फंक्शन assumes that the relation being model must be linear in the coefficients but not necessarily in the variables। अच्छा ठीक है, तो एक और नेसेसरी पार्ट ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो सपोज तुम्हारे पास लीनियर रिलेशन है कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, तो क्या ये लीनियर रिग्रेशन होगा, बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो क्या और तुम्हारे पास है मान लो कि अल्फा प्लस बीटा ln ऑफ एक्स, तो क्या लीनियर रिग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो x का वेरिएबल्स का कोई भी तुम क्या बोलते हैं इक्वेशन बना सकता है। जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसका तुम कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारा लीनियर ही रहना चाहिए। अल्फा और बीटा जो है वो लीनियर रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो कोफिशिएंट्स का लीनियर होना जरूरी है, ना कि वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये चीज़ मांगा तो वही लिखा है यहाँ पे, ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रेडिक्टेड वाई आ रहा है और जो मेरा एक्चुअल वाई था उसके बीच का जो डिफरेंस है जिसको कि रेसिडुअल बोल रहे हैं, उस रेसिडुअल के स्क्वायर्स के सम को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको मिनिमाइज करने के दौरान हम जो वैल्यूज़ को ऑब्टेन करते हैं, किसका वैल्यूज़ को, अल्फा और बीटा का वैल्यूज़ को ऑब्टेन करते हैं, वही हो गया मेरा एक तो हो गया एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट, एक तो होगा पॉपुलेशन का स्लोप कोफिशिएंट, एक हो गया मेरा एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन में जो रिग्रेशन फिट होगा वो तो एक्चुअल लाइन है, लेकिन हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके सैंपल जो कि पॉपुलेशन से डेराइव किया गया है उसमें हम उसका हम एक्चुअल उससे हम एक्चुअल जो पॉपुलेशन का लीनियर रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन लाइन होगा, उसको प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम एक बीटा जो टर्म है उसका एस्टिमेट ही तो निकाल रहे हैं ना, तो स्लोप कोफिशिएंट का जो एस्टिमेट होगा जो कि सैंपल के बेसिस पे होगा वो कैसे निकलेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, इतना याद रख लो, दोनों का कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, तो तुमको उससे क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा, स्लोप कोफिशिएंट का वैल्यू। अब इंटरसेप्ट कैसे आएगा, तो पहले क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का एक और एजम्पशन होता है कि वो बेसिकली वो तुम्हारा इंटरसेप्ट जो है तुम्हारा सॉरी इंटरसेप्ट मीन, जो मीन होता है तुम्हारा पूरा सैंपल का, जो सैंपल का मीन होता है वो तुम्हारा रिग्रेशन लाइन से पास करता है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन से तुम्हारा सैंपल मीन पास करता है, तो जो मीन मान लो तेरा वाई बार है एक्स बार है, तो तुमको बीटा ही पता है, तो तीन वेरिएबल तेरा नोन है, एक वेरिएबल अननोन, तो आराम से निकाल सकता है ना। तो इस तरह से तुम्हारा अल्फा निकलता है, तो इससे तुम क्वेश्चन भी देख लेना आगे। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन फिर डमी वेरिएबल्स क्या, तो डमी वेरिएबल्स एक ऐसा वेरिएबल्स होता है जो कि रियल पूरा रियल नंबर्स को एज्यूम नहीं करता, वो बाइनरी नेचर होता है। ठीक है, या तो ऑन ऑफ बताता है, जैसे कि जनवरी है तो जनवरी के लिए हम डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सपोज सीजनैलिटी में या तो टाइम सीरीज में, तो हम लोग सीजनैलिटी को मॉडल करने के लिए डमी वेरिएबल यूज करते हैं। तो जब भी जनवरी होगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी टाइम पे वो 0 रहेगा। तो उससे हम कैसे क्या बता सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन अगर वो होगा तो हमें वो क्या बताएगा कि स्पेशली जनवरी के मंथ में कितना सेल्स में चेंज आ रहा है या जो भी मेरा वैल्यू उसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डमी वेरिएबल्स हम ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय तुम्हारा एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो वो तुम एक नेक्स्ट ग्राफ है उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के केस में एक चीज़ ट्रू होता है कि जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है वो कोरिलेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहीं तुमको आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो तुम उससे तुम कोरिलेशन निकाल सकता है एक्स और वाई का। ठीक है, और तुम्हारा कोरिलेशन दिया था तुम आर स्क्वायर निकाल सकता है। ठीक है, तो दोनों इंटरचेंजेबल यूज होता है, और हो सकता है कि एनोवा टेबल वगैरह दे दे, एनोवा टेबल का कुछ पार्ट दे दे फिर कैलकुलेट करने बोले तो वहाँ से भी निकल सकता है तुम्हारा। ठीक है, सपोज कि तुमको कोवेरियंस का टेबल दे दिया, कोवेरियंस का टेबल दे दिया, ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स दे दिया एक्स और वाई के बीच का, और तुमको बोल दिया कि आर स्क्वायर निकालना है।
तुम कैसे निकालेगा आर स्क्वायर? तो कोवेरियंस तुमको पता है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय देयर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? कोरिलेशन। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर निकल जाएगा, ये तुम्हारा कोरिलेशन निकल जाएगा। और कोरिलेशन का स्क्वायर कर देने से तुमको आर स्क्वायर मिल जाएगा किस केस में? लीनियर रिग्रेशन के केस में। एजम्पशंस क्या है लीनियर रिग्रेशन के? तो बहुत सारे एजम्पशंस है, लेकिन पहला एजम्पशन यही है कि एरर टर्म जो है वो सैंपल पे डिपेंड नहीं करता है, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर है वो मेरा जीरो होना चाहिए। ऐसा कब कब नहीं होता है? तो अगर मेरा सैंपल सिलेक्शन में ही कुछ गलती हुआ है ना, या फिर मेरा साइमल्टेनियसली बायस हो गया कि मतलब हमने जो है ऐसा दो वेरिएबल्स को लिया जो एक दूसरे को आपस में ही एक दूसरे को आपस में ही क्या बोलते हैं, रिलेट कर पा रहे, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम से बढ़ने से वॉलेटिलिटी बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए वो साइमल्टेनियसली बायस हो सकता है। ओमिटेड वेरिएबल्स, तो हमें पता चला कि मल्टीपल कोलिनियरिटी है, तो हमने ये सोच करके कुछ वेरिएबल्स हटा दिए, यानी कि दो वेरिएबल मिलकर के सेम ही काम कर रहे थे, दोनों को भी रख रहा है, लेकिन दूसरा वाला में कुछ एक छोटा छोटा एरर होगा जो कि कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, छोटा छोटा पैटर्न होगा जो कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम ओमिटेड वेरिएबल होने की वजह से वो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, एरर में। जो हमारा एरर है फिर वो सैंपल पे डिपेंड करने लग जाएगा, है ना। तो ये सब कंडीशन है कि जो हमारा एरर मतलब जो एजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन का, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक होता है एटेन्युएशन बायस। एटेन्युएशन बायस मतलब जो तुमने क्या बोलते हैं, जो तुमने तरीके अपनाए एक्स वेरिएबल को मेजर करने के, वो खुद ही गलत है, ठीक है, और वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तुम्हारे रिग्रेशन को, ठीक है, सिंपल खत्म। एटेन्युएशन में जैसे कि एग्जांपल हमको दिया था कि वेट और हाइट को रिग्रेस करना है, लेकिन तुमने जब हाइट का डेटा लेना चालू किया तो तुमने मतलब हाइट का डेटा जो लिया वो कैसे लिया तुमने? स्केल से नाप के नहीं लिया तुमने, डायरेक्टली पूछ लिया सबसे कि हाइट का डेटा कितना। तो सबने बढ़ा चढ़ा के या एक रैंडम एरर के साथ अपना हाइट का डेटा बताया, और जिससे कि मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो प्रॉपर्ली अंडर एस्टिमेट हो रहा है या फिर प्रॉपर एस्टिमेट नहीं दे पा रहा है। और हमारा दूसरा एजम्पशन क्या है? पहला तो था कि एरर जो है वो जीरो का एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका, और ऑल एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, क्योंकि हम पॉपुलेशन से सारा एक्स और वाई ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, या जो भी मेरा एक्स और वाई का पॉपुलेशन है उससे आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। सो जो वेरिएंस एंड एक्स है, यानी कि एक्स जो हम ले रहे हैं कोई एक मतलब एक ही जगह से एक्स नहीं ले सकते, 1 ले लिया 1.1 ले लिया 1.01 ले लिया 1. तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स प्रॉपर रखना है, ठीक है, जिसकी 0 ले लिया 1 ले लिया 0.5 ले लिया, तो एक प्रॉपर रेंज ऑफ वैल्यूज में मेरा एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ताकि हम बेटर रिग्रेशन को बेटर रिग्रेस कर पाएँ, ठीक है, अदरवाइज एस्टिमेशन ऑफ बीटा वुड नॉट बी पॉसिबल। सो वेरिएंस ऑफ एरर्स इज कांस्टेंट। अगर वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? हेटेरोस्काइडाइसिटी हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक्स का बढ़ने से वेरिएंस भी बढ़ रहा है, एरर भी बढ़ रहा है, तो एरर में भी कुछ ऐसा पैटर्न है जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इट इज अनलाइकली दैट लार्ज आउटलायर्स बी ऑब्जर्व। तो ओएलएस का ये एक और assumption है लीनियर रिग्रेशन का, क्या कि आउटलायर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज आउटलायर्स अगर होंगे तो उनकी वजह से तुम्हारा जो ओएलएस एस्टिमेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन डायनेमिक्स के चैप्टर में कि ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो वो सारा चीज़ तुमको बाद में मिलेगी, लेकिन अभी के लिए दिमाग में बैठाते चले जाओ कि क्या क्या है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर, इसको अभी के लिए मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं, मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्विज पे जाते हैं सीधा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर टर्म्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हम एरर टर्म्स का जो स्क्वायर था उसका सम को ही मिनिमाइज कर रहे थे, यही मेरा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है, ठीक है। और द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्लोप कोफिशिएंट एस्टिमेट इक्वल टू 10। तो अगर किसी भी वेरिएबल के लिए तुम्हारा स्लोप कोफिशिएंट जो वो 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट ऑफ दैट चेंज के लिए तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था y, उसमें कितना 10 यूनिट का चेंज आएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ये सब। तो द रिलायबिलिटी ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ स्लोप, थर्ड नंबर बोल रहे हैं, द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट ऑफ स्लोप कोफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल इज मोस्ट लाइकली। जो रिलायबिलिटी का एस्टिमेट स्लोप कोफिशिएंट का वो मतलब कैसे इफेक्ट होता है? तो हमें पता है कि स्लोप कोफिशिएंट क्या हो गया, ओएलएस से जो हमें स्लोप कोफिशिएंट आ रहा है कि बीटा 1, ठीक है। अब वो बीटा 1 कैसे इफेक्ट होगा? अगर मेरे पास एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ज़्यादा वेरिएंस होगा, तो हम बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितना वेरिएंस एक्स में जितना वेरिएंस हो उतना अच्छा है, क्योंकि डेटा मेरा उतना डिस्ट्रीब्यूटेड हमको सैंपल मिल रहा है, ठीक है, और हम ज़्यादा बेटर रिग्रेशन बना सकते हैं, तो उससे पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो रेसिडुअल्स है, अगर रेसिडुअल्स में वेरिएशन ज़्यादा है, या फिर वेरिएशन जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन है उसमें, और या फिर टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्स के साथ बढ़ रहा है, तो वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब हमको चौथा क्वेश्चन क्या है? द मीन इन्फ्लेशन वाई बार, ठीक है, वाई बार और एक्स बार में हमको रिग्रेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमको कितना रेंज है 108 मंथ्स का है, उसको छोड़ा हटाओ, तो वाई बार का वैल्यू दिया हमको 0.01, एक्स बार का वैल्यू दिया 0.004, और हमको कोवेरियंस मैट्रिक्स दे दिया दोनों एक्स और वाई का जो सैंपल था उसका। तो अब इस दोनों का कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं? बीटा 1 का फॉर्मूला हम तुमको बताया था क्या था? बीटा 1 का फॉर्मूला था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 45.76 डिवाइडेड बाय वेरियंस, वेरियंस कितना है? 16.84। हमको किसका वेरियंस लेना है? एक्स का वेरियंस लेना, जो भी वेरिएबल तुम्हारा इंडिपेंडेंट होगा उसका वेरियंस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोवेरियंस दोनों का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वन। सो उससे मेरा 2.71 आ गया, यानी कि 2.72, और
जो मेरा वाई एवरेज था वो कैसे निकालेंगे पता ही है तुमको, क्योंकि जो मीन है मेरा, जो मीन एक्स और वाई का जो मीन है वो मेरा रिग्रेशन लाइन में सेटिस्फाई करेगा, तो उससे मेरा बीटा नॉट का वैल्यू आ जाएगा। गिवन कि हमको बीटा नॉट बीटा 1 2.71 है, ठीक है। तो बीटा नॉट का वैल्यू ये आ गया, उससे हमको ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, रिसर्चर एस्टिमेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट्स। फिफ्थ नंबर बोल रहे हैं, द रिसर्चर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट इन सिंगल एक्सप्लोरेटरी लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज इक्वल टू 0। रिसर्चर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्लोप मॉडल इक्वल टू 0। तो अगर स्लोप कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है एस्टिमेट होकर के 0 आ रहा है, स्लोप कोएफिशिएंट का ही वैल्यू एस्टिमेट होकर के 0 आ रहा है, तो विच मोशन डिपेंड ऑन द 0। तो अगर स्लोप कोएफिशिएंट ही 0 है, इसका मतलब क्या बचा, जो तुम्हारा इंटरसेप्ट पैरामीटर है और जो तुम्हारा एरर पैरामीटर है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर, तो क्या एक्स और वाई के बीच में लीनियर नॉट लीनियर, तो ये भी मतलब ये कोई कंक्लूजन नहीं है प्रॉपर, तो ये इसमें हमको डाउट था थोड़ा कि ये प्रॉपर कंक्लूजन है कि नहीं। बाकी सब तो नहीं है कि मीन ऑफ वाई जीरो नहीं होगा, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन जीरो नहीं होगा। मीन ऑफ वाई क्यों जीरो नहीं होगा, कि मीन ऑफ वाई तो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, जो इंटरसेप्ट है उसके बराबर, क्योंकि इंटरसेप्ट का वैल्यू के बारे में तो कमेंट किया नहीं गया, तो वो हम अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता उसका। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन क्या निकला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द मॉडल इज जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द मॉडल इज जीरो क्यों हो रहा है, कि हमें एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा। हमारा जो मॉडल है वो क्या है, मीन, जो हमारा मीन था, देखो जो हमारा मीन था, सॉरी, जो हमारा मीन था, जो हमारा मीन था, हमारा मॉडल क्या बना, हमारा मॉडल क्या है, वही मीन वाला लाइन है बस, कि जो हमारा इंटरसेप्ट है उसी को दिखा रहा है वो, ठीक है। तो वाई का मीन को ही दिखा रहा है, मान लो डेटा जैसे भी होगा तो मेरा जो ये है वो ऐसे ही दिखा रहा है मीन से। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता था, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो मीन को ही प्रेडिक्ट कर दिया, हमने मीन के अलावा तो कुछ प्रेडिक्ट किया ही नहीं, तो हमारा जो प्रिडिक्शन था उसमें कोई वेरिएंस ही नहीं है। तो एक्सप्लेन वेरिएंस क्या हो गया, जीरो, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो गया मेरा, जीरो, ठीक है। और बाद में देखा तो एक्जैक्टली तुमको याद आएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या था, बेटर मतलब वो ग्राफ में तो अच्छे से विजुलाइज हो जाता है ना। तो हम लोग यूज करते हैं कि इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन में। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले, वो कि जैसे मेरा या तो मेरा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, या मतलब कि जीरो से अलग है नहीं, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मेरा अप्रोच करें, सपोज कि मेरा ऑब्टेन वैल्यू आया बीटा का ओएलएस को यूज करके 0.2, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो 0.1 है कि नहीं। प्रपोज्ड हाइपोथेसिस पे मेरा डिपेंड कर जाएगा कि मेरा हम कैसा हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अपना नल बनाएंगे और उसी हिसाब से हम अपना अल्टरनेट बनाएंगे। तो अल्टरनेट में क्या था, मान लो कि बीटा को हमको दिखाना था कि वो बीटा नॉट के बराबर नहीं है ना। तो मेरा मतलब प्रपोज्ड ये होगा कि जो मेरा स्लोप कोएफिशिएंट है वो बीटा नॉट के बराबर नहीं है, तब मेरा जो नल आएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट के बराबर है। उसी तरह से तब मेरा अल्टरनेट हो जाएगा कि बीटा नॉट जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब बीटा जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। ये मेरा प्रपोजल हो जाएगा कि बीटा जो है जीरो के बराबर नहीं, तो नल क्या हो जाएगा, बीटा जो है जीरो के बराबर है। तो इस केस में जो मेरा टी स्टैटिस्टिक आएगा, उसको इसको टेस्ट करने के लिए हम टी स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये याद रखिएगा, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन के केस में अगर हम कोई भी पैरामीटर्स का, जैसे कि बीटा नॉट बीटा वन, जिनका भी हम ये चेक करें, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं टी स्टैटिस्टिक का यूज़ करके, उसमें कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे, n-2। क्यों यूज़ करेंगे n-2, उसका भी अपना एक रीज़न है जो कि हम सोच सकते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चेक करता है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर ऐसा नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बताता है कि जो आपका स्टैटिस्टिक को बदल सकती है, स्टैटिस्टिक को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो चूँकि हमने ऑलरेडी मीन एस्टिमेटर का यूज़ कर लिया है और हमने एक पैरामीटर जो कि बीटा नॉट है उसको, सॉरी हाँ, बीटा पैरामीटर है उसको फिक्स कर लिया है, ठीक है। मतलब रिग्रेशन पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया है और हमने मीन को भी कैलकुलेट किया है ना। सो क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वजह से मेरा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने एग्जॉस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब एक डीप मीनिंग है जिसको अभी समझाने का टाइम नहीं है, थोड़ा इसको समझाने में ये लगता है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट, तो स्लोप कोएफिशिएंट मान लो कोई भी तुम्हारा दिया हुआ था कि 46 ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसमें मेरा बीटा का वैल्यू ये आ जा रहा है और स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो जब भी तुम रिग्रेशन चलाएगा ना तो उसका एक्सेल में तुमको स्टैंडर्ड एरर भी उसके साथ साथ में तुमको दिख जाता है उस पैरामीटर के अपोजिट में। तो तुमको क्या करना है, उसी स्टैंडर्ड एरर का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, बीटा माइनस बीटा नॉट, बीटा क्या हो गया ऑब्टेन्ड बीटा, बीटा नॉट क्या हो गया तुम्हारा प्रपोज्ड वाला का अपोजिट, यानी कि नल वाला बीटा, ठीक है। सो मेरा क्या था, रिटर्न स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ये मेरा क्या प्रपोजल है, यानी कि इक्वल टू जीरो क्या होगा, नल होगा। तो नल का वैल्यू जीरो हो गया, तो 0.76 माइनस जीरो ऑब्टेन्ड माइनस नल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द बीटा। तो इससे मेरा क्या गया, टी स्टैट आ गया। टी स्टैट का क्रिटिकल वैल्यू हमको निकालना है एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे दिया हुआ ही क्वेश्चन में कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जो क्रिटिकल वैल्यू होता है 2.02 होता है। तो जब तक मेरा टी वैल्यू जो है, टी स्टैटिस्टिक वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू की ज़्यादा नहीं होगा, तब तक हम नल को रिजेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नल मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा टी स्टैट का वैल्यू जो है क्रिटिकल से ज़्यादा है, 2.3 इज ग्रेटर देन 2.02, तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट को अपना लेंगे। तो अल्टरनेट क्या है कि स्लोप कोएफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सिग्निफिकेंट है। और फिर नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं, उसी बीटा का मान लो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू जैसे कि एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होता था, तो उसमें तुमको म्यू का वैल्यू निकालना है और क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है। टी स्टैट इक्वल टू क्या होता था, टी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो वहाँ पे तुमको म्यू निकालना है, इवन कि तुमको टी की जगह पे टी क्रिटिकल है, ठीक है।
सो ये निकल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ बीटा आएगा, मेजर्ड वैल्यू कुछ बीटा आएगा, जो सैंपल है उससे तुम्हारा बीटा का कोई मेजर्ड वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू था तुम्हारे पास कितना 2.02, तो 2.02 इंटू स्टैंडर्ड एरर जो भी आएगा, तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर तुम्हारा नल हाइपोथेसिस का जो वैल्यू है वो लाई करता है, तो हम नल को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब पी वैल्यू क्या हो गया, पी वैल्यू वही था, मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट व्हिच वी कैन रिजेक्ट, तो वही जो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू नहीं, जो तुम्हारा टी स्टैट, जो तुम्हारे टी स्टैट के अगेंस्ट जो क्रिटिकल जो एरिया आया, ठीक है, तुम्हारे टेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। टू टेल टेस्ट है तो तुमको दो बार उस एरिया को जोड़ना पड़ेगा, और नहीं है तो तुमको एक ही बार उस एरिया को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो एरिया जो तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो ऑब्टेन टी स्टैट का वैल्यू है, से लेकर के इन्फिनिटी तक में जो एरिया कवर हो रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वही हो गया तुम्हारा पी वैल्यू, ठीक है। तो पता ही है कितना बार बताएंगे एक ही बात। ठीक है, क्वेश्चन पे सीधा मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि चलो वो जो भी था, मतलब कोई रिग्रेशन लगाया उसमें तुम्हारा ये सारा x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। और तीनों का कोफिशिएंट हमको पता चल गया। रिग्रेशन मतलब अगर तुम एक्सेल में करेगा तो ऐसे ही आता है, और फिर उसका स्टैंडर्ड एरर दिया है, उसका पी वैल्यू दिया है, ठीक है। पी वैल्यू क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट गिवन गिवन वेरिएबल और गिवन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो मेरा क्रिटिकल वैल्यू भी दिया है। क्रिटिकल वैल्यू से हम डायरेक्टली किसको टी स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, और जो पी वैल्यू है उसको हम सिग्निफिकेंस से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.11 है इसका पी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा है। कितना है, 11% है, तो हम उसको 11% पे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, तो 5% पे तो आराम से रिजेक्ट करेंगे। इस तरह से 0.001 है, तो ये कितना हो गया, 0.1% हो गया। 0.1% तुम्हारा, 0.1% क्या हो जाएगा, 0.1% जो है वो कम है तुम्हारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.1% पे रिजेक्ट कर सकते हैं, 5% तो उस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक फैक्टर है, उस तरह से जीडीपी ग्रोथ भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों मेरा, ये दोनों जो है, ये दोनों और ये दोनों स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब तो ऐसे देख के हम बता दिए, लेकिन क्वेश्चन देखते क्या है। फॉर द रिग्रेशन मॉडल इन्वॉल्विंग इन्फ्लेशन एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द स्लोप कोएफिशिएंट इज क्लोजेस्ट टू, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल तुमको निकालना है किसका, स्लोप कोएफिशिएंट का, लेकिन हमको क्या लेना है, इन्फ्लेशन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो इन्फ्लेशन को एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इन्फ्लेशन का कोएफिशिएंट क्या है, सबसे पहले 1.08 है, ठीक है, 1.08, तो 1.08 आ गया मेरा बीटा, बीटा प्लस माइनस, बीटा प्लस माइनस क्या, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू एट 5% को दिया हुआ 2.0 इंटू स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर तो इसके अपोजिट में दिया 0.67, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू है माइनस 0.27 टू प्लस 2.43, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, ठीक है। और इसमें तुम देखिएगा तो जीरो लाई कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा हम रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब जीरो जो है, जीरो का जो नल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो नल हाइपोथेसिस है जीरो को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा था कि बस कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, तो वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला की मतलब ये तो बेसिक, फॉर रिग्रेशन मॉडल इन्वॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ हेल्थ स्लो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.0 नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर हम वेरिएबल कंसीडर करें, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कंसीडर करें, तो उसका स्लो कोएफिशिएंट जो है वो 0.20 के बराबर है कि नहीं, यानी कि हमको टी टेस्ट करना पड़ेगा ये करने के लिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कोफिशिएंट है, जो कि मेरा -0.48 आ रहा है, क्या वो 0.2 के बराबर है, हाँ, क्या वो 0.2 के बराबर हो सकता है, राइट। और उसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है, तो हम टी स्टैट का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरा -0.48 माइनस 0.2, 0.2 क्या था हाइपोथेसाइज वैल्यू, 0.4 -0.48 क्या था मेरा एक्चुअल रिसीव वैल्यू, डिवाइडेड बाय 0.12 क्या है मेरा स्टैंडर्ड एरर उसका, तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा टी स्टैट का वैल्यू कितना आ गया -5.67, और -5.67 जो है इसका क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड के लिए -2.02, -2.02 से क्या है, ये बाहर है ना, बाहर है मतलब हम रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को, क्या रिजेक्ट कर देंगे कि 0.20 के बराबर है, इनकी 0.20 के बराबर नहीं है, तो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0.20 बिकॉज टी वैल्यू इज -5.67 which is greater than or which is outside the critical region, like what's the critical region, or you can say has value beyond than critical value, right. For the regression model, next question क्या है कि for the regression model involving the GDP growth rate as explanatory variable at a 5 level which the following statement of the slope coefficient is uh, least accurate, right. So अब हमको किसका बोला, GDP growth rate, तीनों पे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तीनों पे क्या पूछा है क्वेश्चन, अब हमको सारा स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा सबसे गलत है, मतलब कौन सा लीस्ट एक्यूरेट है, कौन सा सबसे कम सही है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट इज स्लाइटली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो बिकॉज पी वैल्यू इज 0.005, यानी कि हम पी वैल्यू क्या है इसका 0.005 है, यानी कि ओनली 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम ये क्या बोलते हैं 0.5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम अपना
जो नल अपना जो नल है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, और तो अपना सिग्निफिकेंस लेवल का हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो उस पर तो रिजेक्ट हम कर ही सकते हैं कि हम 0.5 पर रिजेक्ट कर पा रहे हैं, तो 5% पर तो रिजेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, 5% को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मेरा जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। क्यों? क्योंकि हम तो नल को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा नल जो है वो सही नहीं है और अल्टरनेट सही है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो बिकॉज द 95% कॉन्फिडेंस डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू। तो वही बताया कि इसका तुम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेगा, जैसे कि उस केस में निकालता है, कैसे निकालेगा कि 1.33 प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इंटू 2.02 प्लस माइनस, ठीक है ना भाई। तो उससे तुम्हारा जो ये तुम्हारा रेंज आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसमें जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं, जीरो जो है मतलब जो नल है जीरो का, उसको तुम रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि जो सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट टेस्ट में वो पास हो गया, यानी कि जीरो वैल्यू उसका नहीं है कोफिशिएंट का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, था कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो बिकॉज टी वैल्यू इज 2.27। तो ये वैल्यू तुम कैलकुलेट करेगा जब इसका टी स्टैट का वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो 2.89 समथिंग आता है आई गेस, तो 2.27 तो नहीं है, तो 2 पॉइंट समथिंग आता है जो कि अलग होता है। तो ये वैल्यू ही गलत दिया हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, द कोफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 1 बिकॉज टी वैल्यू इज 0.73। अब तुम 1 से इसका सिग्निफिकेंस चेक करेगा, यानी कि 1.33 है ना, उससे तुम चेक करेगा कि उस वो वाला नल मेरा रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो उसका टी वैल्यू जो है 0.73 आएगा, और उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा जो टी क्रिटिकल वैल्यू वो 2.02 है, 2.02 से कम है, तो हम नल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि मेरा जो हाइपोथेसिस है कि ये वन वन नहीं है, वो सही नहीं है, और ये वन के बराबर ही हो सकता है, मतलब जो मेरा कोफिशिएंट का वैल्यू वन हो सकता है। तो इसलिए लिखा कोफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन। ठीक है, तो ये सही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अब मान लो हम पहले मेरा एक ही वेरिएबल था, अब मेरा मल्टीपल वेरिएबल से लेके हमको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें वही सेम assumptions रहेगा, और एक एडिशनल सिक्स्थ assumption मेरा आ जाएगा, वो क्या है कि x वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, यानी कि जो ये कोई भी दो x वेरिएबल जो है x1 x2 हो गया या x2 x3 हो गया, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ x1 से लेकर के xk विल नॉट बी परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब परफेक्टली किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा वेरिएबल का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा कंडीशन हमने डाल रखा है। तो अब क्या होगा, हाँ, अब इसके केस में मल्टीपल रिग्रेशन के केस में जो कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जो कोफिशिएंट का वैल्यू है वो हमारा क्या दर्शा रहा है कि बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखने के बाद अगर हम अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो बीटा वन टाइम्स या पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, हो गया इन ये सब छोड़ हटाओ, ये सब हटाओ, तो कुछ नहीं है, नॉर्मली है, ये सब तो कर ही लेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का कुछ नहीं है इसमें। हाँ, चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एनुअल स्टॉक रिटर्न्स, और इसको तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडस्ट्री क्वार्टाइल रैंकिंग, और तुम्हारा फॉर्ट के टर्म्स में तुम मॉडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्ट देखो यहाँ पे या तो जीरो हो रहा है या तो वन हो रहा है, जीरो हो रहा है या तो वन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डमी वेरिएबल टाइप का है ना। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा, हम सीधा उस पर जाते हैं। तो मेरा रिग्रेशन लगाने के बाद मेरा रिग्रेशन में 4 पैरामीटर्स टोटल इंटरसेप्ट हो गया, और बाकी 3 जो वेरिएबल्स थे वो हो गए, और उनका कोफिशिएंट स्टैंडर्ड एरर टी स्टैटिस्टिक पी वैल्यू ऐसे ही रिग्रेशन में आता है। ठीक है, इन्वर्टेबल के नीचे जस्ट रिग्रेशन का रिजल्ट ऐसा ही दिखता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या, बेस्ड ऑन द रिजल्ट इन द टेबल जो द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट प्लस दिस कोफिशिएंट इनटू मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इंडस्ट्री रैंकिंग। तो ये तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ स्टॉक रिटर्न एट्रिब्यूटेबल टू बीइंग अ फॉर्च्यून 500 स्टॉक इज क्लोजेस्ट टू द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ स्टॉक रिटर्न। एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ स्टॉक रिटर्न तुम निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोजेस्ट टू एट्रिब्यूटेबल टू फॉर्च्यून 500 स्टॉक। तो फॉर्च्यून 500 के होने से एक्स्ट्रा मेरा कितना इफेक्ट पड़ जा रहा है, तो 0.9 टाइम्स ही पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्च्यून अगर मान लो ये फॉर्च्यून 500 होगा, फॉर्च्यून 500 होगा, तो ये फॉर्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यानी कि 0.9 मेरा 0.9 जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू को दिखा रहा है, जो कि सिर्फ फॉर्च्यून 500 के होने से होगा। तो सिर्फ उसके होने से एक्स्ट्रा कितना होगा, 0.9, लेकिन टोटल मिला के कितना होगा, 0.9 प्लस जो भी अदर वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखने के बाद क्या चेंज आएगा, हम बता रहे थे ना, वही चीज़ यहाँ पे है कि अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखने के बाद फॉर्च्यून 500 के स्टॉक के होने से क्या एट्रिब्यूटेबल चेंज आ रहा है स्टॉक रिटर्न में, तो वो 0.9 है। वही मेरा पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट का डेफिनेशन भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द सिंगल रिग्रेशन। तो सिंगल रिग्रेशन में हम एक्स्ट्रा एजम्पशन नहीं रखते कि नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड है ना। एक वहाँ मेरे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंपल सी बात।
ठीक है। अब इसमें हम मेजर्स ऑफ फिट इन लीनियर रिग्रेशन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही हम बता रहे थे कि यहाँ पे तुमको बेटर समझ में आ जाएगा। तब तुम देखो, ये ग्राफ को देखो सीधा, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना। ग्राफ क्या है, ये तो मेरा मीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा मीन है। ये तो मेरा डेटा है, जो डॉट डॉट दिख रहा है वो मेरा डेटा है। तो उस डेटा में कुछ वेरिएबिलिटी आएगा, जो कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये मीन से कितना वेरी कर रहा है, जो मेरा ऑब्जर्व डेटा है। तो वो किस में आ जाएगा, मेरा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में आ जाएगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या कैप्चर कर रहा है, जो भी मेरा सैम्पल डेटा है, जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ है, उनका वेरियंस कितना है मीन के अबाउट, उनका सेंट्रल टेंडेंसी कितना है मीन के अबाउट, ठीक है। और जो मेरा रिग्रेस लाइन आया, जो रिग्रेस लाइन आया उसमें ऑब्जर्व वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या आ जाएगा, जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगा, ठीक है ना। वाई वैल्यूज़ आ जाएगा, ऑब्जर्व एक्स के लिए मेरे पास प्रेडिक्टेड वाई का वैल्यूज़ आ जाएगा। तो अब हम वो जो प्रेडिक्टेड वाई है उसका हम लोग वेरियंस मेजर करेंगे किसके टर्म्स में, मतलब उसका सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन तो उसका भी मीन सेम ही होगा। ये तो बताया कि ओएलएस का प्रॉपर्टी होता है कि उसका मीन भी क्या बोलते हैं, रिग्रेशन के मीन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो मीन है तुम्हारा, वो इस रिग्रेशन लाइन में लाई करेगा, और इस मीन से मेरा जो रिग्रेशन लाइन है वो कितना डेविएट कर रहा है, उसमें कितना वेरिएंस है, वो हो गया तुम्हारा एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स। तो एक तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होगा, जो कि ऑब्जर्व डेटा में होगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स से होगा, जो कि मेरा रिग्रेशन लाइन में होगा। और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, यानी कि जो ऑब्जर्व डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा के बीच का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा, आरएसएस, ठीक है। तो टीएसएस इक्वल टू ईएसएस प्लस आरएसएस होता है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और अब हम सोचेगा तुम, तो रिग्रेशन क्या हमको दे रहा है, रिग्रेशन की वजह से हमको ईएसएस मिल रहा है, और जो सैंपल हम लिए हैं उसकी वजह से हमको टीएसएस मिल रहा है। तो हम सैंपल में कितना बेटर फिट हुआ है उसको कैसे बता सकते हैं, अगर मेरा ईएसएस जो है वो ऑलमोस्ट ईएसएस के बराबर होगा, है ना। यानी कि ईएसएस डिवाइडेड बाय टीएसएस एक हमको एक ऐसा मेजर दे देगा जो कि हमको बताएगा कि जो वेरिएंस है सैंपल डेटा में उसको रिग्रेशन कितना अच्छा से कैप्चर कर पा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यही करता है, जो आर स्क्वायर हम बता रहे थे शुरू में, जो कि कोरिलेशन का स्क्वायर के बराबर आ रहा था सिंगल रिग्रेशन में, वो क्या होता है एक्जैक्टली ईएसएस अपॉन टीएसएस होता है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो टोटल मेरा डेटा में था उसको कितना हम लीनियर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, यही मेरा हो जाता है आर स्क्वायर। लेकिन तुम्हारा जब हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करें, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करें, तो उसके इसमें क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है कि हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम तुम इमेजिन करो कि जब 2D स्पेस होगा, 2D स्पेस में जब मेरा डेटा है और उसमें हम एक लाइन फिट कर रहे हैं, तो कुछ वेरिएंस आएगा तुम्हारा सेंटर से, ठीक है, सेंटर से कुछ वेरिएंस आएगा। लेकिन जब हम एक 3D स्पेस में मूव कर जा रहे हैं कि वेरिएबल हम एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, 3D स्पेस में हम लाइन की जगह पे हम क्या प्लेन फिट कर रहे हैं ना, तो अगर एक प्लेन से तुम्हारा जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का, वो तो रिड्यूस होगा ही। यानी कि हम जब जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम एक डायमेंशनलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, कार्डिनिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्डिनिटी के बढ़ने से क्या होता है कि तुम्हारा वेरिएंस जो है वो तो वेरिएंस जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, जो यानी कि जो आर स्क्वायर का वैल्यू है ऑलमोस्ट टोटल सम स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी कि जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वन को वन के करीब आ जाता है ना, यानी कि बोले तो आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता है। तो जब भी तुम डायमेंशन बढ़ाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाएगा, तो तुम्हारा आर स्क्वायर बढ़ना तय है। तो तुम कैसे चेक करें कि जो हम जो नया वेरिएबल डाले उससे हमको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, तो तुम्हारा तो एक मेजर होना चाहिए कि कोई भी हम नया वेरिएबल ऐड करें तो उससे एक मेरा पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, जो कि एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेड ऑफ के तौर पे तुम देख सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं एक नया पैरामीटर को ऐड करके, और उसके रिजल्ट में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है वेरिएंस में। ऐसा थोड़ी कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स डाल डाल के अपना आर स्क्वायर को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्सिटी को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ को हमको लेके चलना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर का एक एडजस्टेड फॉर्म निकालते हैं, जिसमें कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होने की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको नेगोशिएट कर लेते हैं। तो मेरा हो क्या रहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ को डिनोमिनेटर में रख दिए नेगेटिव साइन में, तो क्या होगा कि जब इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, घटेगा। डिनोमिनेटर घटेगा तो ये न्यूमरेटर पूरा बढ़ेगा। अब ये न्यूमरेटर पूरा बढ़ेगा तो ओवरऑल जो आर स्क्वायर है मेरा वो घटेगा। यानी कि हम ऐसा टर्म को डिजाइन कर दिए जहाँ पे आर स्क्वायर तो बढ़ रहा है इधर, तो वन माइनस आर स्क्वायर जो क्या होगा घटेगा, और ये ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो एक तरफ जो मेरा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाने से एक टर्म जो है मेरा घट रहा है और एक टर्म मेरा बढ़ रहा है, जिससे कि आर स्क्वायर जो है वो चेक में रह रहा है। तो चेक एंड बैलेंस करके हम लोग आर स्क्वायर को एडजस्टेड आर स्क्वायर करते हैं। तो एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और के क्या है मेरा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रख लेना। देखो इस पर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। टी एस एस दिया हुआ हमको, ठीक है, टी एस एस दिया है और आर एस एस दिया है। तो टी एस एस आर एस एस, टी एस एस में आर एस एस घटा देंगे तो ई एस एस मिल गया, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो एक्सप्लेन ई एस एस बाई टी एस एस क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 63%, लेकिन हमको क्या निकालना है, एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, वन माइनस एन माइनस वन, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन, माइनस डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस वन। के कितना दिया हुआ है, 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सीधा फॉर्मूला में डाला, आंसर निकल गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वन माइनस आर स्क्वायर था, मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस वन से। इतना मुश्किल भी नहीं है, देखने में लग रहा है। पूरा सुन हो गया क्या? अब जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट और ये सब जो है हार्ड नहीं था ना, देखते हैं क्या है।
विथ सिंगल डिविजन, ठीक है इसको हटा दो। ठीक है, तो जॉइंट हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो क्या होता है कि ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है उससे तो हम एक तरह का मेजर निकाल पा रहे हैं कि वेरिएंस के बारे में, लेकिन हम सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ी कुछ कह पा रहे हैं कि मेरा जो वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो सिग्निफिकेंस के लिए मेरा एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एफ टेस्ट, ठीक है। तो टी टेस्ट जो यहाँ पे वो जब हम सिंगल पैरामीटर, तो ये दिमाग में रखना कि जब भी कोई हम सिंगल पैरामीटर को टेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रेशन मल्टीपल पैरामीटर्स होता है, लेकिन जब भी हम एक सिंगल पैरामीटर को टेस्ट कर रहे हैं तो हम टी स्टैटिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारा मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर कोई चेक लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग को एफ स्टैट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एफ स्टैट क्या करता है, अ, अगर मान लो तुमको साथ में चेक करना है कि बहुत सारे वेरिएबल साथ में मिलके सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अकेले सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा टी स्टैट से, लेकिन साथ मिलके सिग्निफिकेंट है कि नहीं उसके लिए हमको क्या एफ टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एफ टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि तुम्हारा ये है कि तुम बोलना चाह रहे कि बी टू और बी थ्री जो नया वेरिएबल हम ऐड किए एक्स टू और एक्स थ्री वो रिलेवेंट है कि नहीं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, है कि त्रिनाल क्या हो गया कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो के बराबर है। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, जो मेरा दोनों उस दोनों मॉडल के बिना जो मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा था वो ज़्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि रेसिडुअल ज़्यादा बचेगा मेरा, और जो मेरा फाइनल मॉडल आया मतलब दोनों को दोनों एक्स टू और एक्स थ्री को इंक्लूड करने के बाद जो मेरा रेसिडुअल है वो कम आएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस को हम पर में रख लेंगे और डिवाइडेड बाय क्यू कर देंगे। क्यू क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इन द पार्शियल मॉडल। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब बेसिकली हमने क्या किया, पार्शियल मॉडल में कौन कौन सा वेरिएबल को हटाया, तो हमने दो वेरिएबल को हटाया तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक। और तो हम ये जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर, तो बेसिकली अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ टू का इसको डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ स्क्वायर से क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर का सम है, तो इसको हम लोग का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो को हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि अपना एक अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और हम उसका स्टैटिस्टिक को उसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फंक्शन का वैल्यूज का इन्वर्स जो भी है उस सबसे क्रिटिकल वैल्यू वगैरह निकाल के इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो दोनों का डिफरेंस इन रेसिडुअल आया, यानी कि फाइनल और पार्शियल मॉडल के बीच का जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड कर देंगे क्यू से, डिवाइड बाय आर एस एस जो फाइनल आया मेरा, आर एस एस जो मेरा फाइनल आया मतलब फुल मॉडल का आया, डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस वन, ठीक है था जो फुल मॉडल में जितना पैरामीटर्स होगा वो, ठीक है। ये होता चल गया, ये हो गया मेरा एफ टेस्ट। तो ये बेसिकली हम इस तरह करके एग्जाम्पल भी देखा तो सेम ही रहता है, पार्शियल मॉडल और फुल मॉडल का तुमको आर एस एस दिया होगा या कभी कभी ई एस एस दे देगा, तो कुछ भी कर सकता है तुमको, क्या याद रखना है दोनों का आर एस एस का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय जितना पैरामीटर्स को हटा के हम पार्शियल मॉडल बनाए हैं, डिवाइडेड बाय जो फुल मॉडल का जितना आर एस एस था डिवाइडेड बाय उसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस के जितना पैरामीटर्स यूज किया था उस फुल मॉडल को बनाने में माइनस वन, ठीक है। तो इसी तरह से हाँ, तो एक जेनरिक एफ टेस्ट आता है जिसमें कि हम लोग ओवरऑल मॉडल का जो ओवरऑल हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वो उसमें हम क्या कर लेंगे, मेरे नाल क्या हो जाएगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मेरा अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कोई तो सिग्निफिकेंट है ना। और उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स को बनाने के लिए हमने कितना पैरामीटर्स का यूज़ किया, तो हमने रिग्रेशन में जितने पैरामीटर्स यूज करें उन्हीं को यूज़ किया, तो के हो गया डिवाइडेड बाय आर एस एस अपॉन एन माइनस के माइनस वन, याद करेगा तुम एक्सेल में करा रहे थे तो ये करा रहे थे ई एस एस बाई के डिवाइडेड बाय आर एस एस डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस वन, तो इसी में जो रेसिडुअल बचा डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस वन, ठीक है। तो इससे हमको एफ स्टैट आ जाएगा और इसको तुम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे चेक करते हैं वो तो बता ही दी थी वाला टेबल में, मतलब वाला वीडियो में। उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर में तुम्हारा जो न्यूमरेटर वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तुमको कॉलम में मिल जाता है, और जो डिनोमिनेटर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको तुमको रो में मिल जाता है, तो रो और कॉलम को मैच करके तुम एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस वैल्यू के लिए एक टेबल आता है, तो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस वैल्यू के लिए तुमको एक क्रिटिकल वैल्यू मिल जाता है, और उस क्रिटिकल वैल्यू से तुम अपना एफ स्टैट का वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट कर देगा, कम होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि क्योंकि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से बना है तो ये कभी भी टू टेल्ड होता ही नहीं है, हमेशा ये वन टेल्ड ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग दिमाग में रख के चलते हैं। और क्या है, और क्वेश्चन है इसमें शायद, ठीक है। हाँ चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक मल्टीपल इंटीग्रेशन बना है जिसमें कि हम मेरा इतना सारा पैरामीटर था, चार पैरामीटर था और एक इंटरसेप्ट था, ठीक है। अब इसमें आई एन डी समथिंग बता रहा है, आई एन डी अगर वन है तो बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी है या नहीं, ठीक है। हाँ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है या नहीं पी एन ई, तो यहाँ पे क्या बोला, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट वी मोस्ट एबल टू कंक्लूड दैट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पी एन ईज आर स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट लार्जर देन इलेक्ट्रिकल इन पी एन ईज। तो क्या हम प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ के बारे में कुछ जान पा रहे हैं क्या, नहीं जान पा रहे, क्योंकि मेरे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है जो कि इसको रिप्रेजेंट करना है, वो डायरेक्टली इंटरसेप्ट में जा रहा है ना, तो उससे हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर पा रहे हैं कि सिग्निफिकेंस कितना है उसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट, ये ऑप्शन तो हम
अप्रोप्रिएटली कंक्लूड नहीं कर पा रहे, हमारे पास इनफ डेटा नहीं है ना। फिर सेकंड वाला पे आते हैं। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज आर सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली लार्जर देन बायोटेक्निकल। तो क्या हम इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज और इसको कंपेयर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, गिवन दैट डीपीओ और जी और बी कांस्टेंट है, तो क्या इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज ज़्यादा सिग्निफिकेंटली लार्जर है? तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जबकि मेरा आईएनडी क्या बता रहा है, बायोटेक्नोलॉजी को ही बता रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मेरा टी स्टेट का वैल्यू ज़्यादा है, टी स्टेट का वैल्यू ज़्यादा है किससे, इंटरसेप्ट का वैल्यू से। इंटरसेप्ट में मेरा जीरो इंक्लूड हो रहा है, तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो मेरा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है मोर देन द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी वन होल्डिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सो मेरा सी ऑप्शन को सही लग रहा है इस हिसाब से। फोर्थ ऑप्शन का डमी वेरिएबल डज नॉट डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, तो ये सही नहीं है। कोई वेरिएबल है तो उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हम लोग चेक कर ही सकते हैं। हॉलमार्क वो आदमी का नाम था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे क्वेश्चन इतना बड़ा कौन पड़ेगा, सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। और हॉलमार्क इज वैल्यू में बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक विद डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ इतना एंड बीटा ऑफ इतना एंड एक्सपेक्टेड। तो हमको सारी चीज़ का वैल्यू दिया। बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक इसका मतलब क्या हो जाएगा, आईएनडी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मेरे पास चारों वेरिएबल का हमको वैल्यूज दिया हुआ है ना, तो बेसिकली वो चारों वेरिएबल का वैल्यूज को हमको मल्टीपल लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन उसमें डाल देना। तो आईएनडी का वैल्यू 1 है, डीपीयू का वैल्यू 0 है, डीपीयू में क्या बोलते हैं बीटा का वैल्यू तुम्हारा 1.5 है एंड एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ का वैल्यू तुम्हारा 0.14 है। तो इसको तुम अपना लीनियर इक्वेशन वाला जो इक्वेशन बना तुम्हारा जो कि टेबल में दिया हुआ है उससे तुम बना सकता है। तो उससे मेरे वाई प्रेडिक्टेड का वैल्यू ये आ गया और वही वाई प्रेडिक्टेड का वैल्यू तुम यहाँ पे मैच कर लेगा ना। 7.729 प्लस 8 आएगा क्योंकि 8 इंटू 1 होगा यहाँ पे, तो 8 7 15 बोला तो 15 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो व्हेन इंटरप्रेटिंग द आर स्क्वायर एंड द एडजस्टेड आर स्क्वायर मेजर्स फॉर मल्टीपल रिग्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्टली रिप्रेजेंट द पिटफॉल दैट कुड लीड टू इनवैलिड कंक्लूजन्स। कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है, सिंपल सा बात है। और आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में, ठीक है, तो आर स्क्वायर डज नॉट प्रोवाइड इनफ एविडेंस दैट मोस्ट और लीस्ट अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो क्या ये इनवैलिड कंक्लूजन को हमको दे रहा है? नहीं, तो हमको सही बात बोल रहा है कि आर स्क्वायर जो है वो प्रॉपर्ली हमको सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में नहीं बता सकता है कि कौन किसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर तो हमेशा बढ़ेगा ही, ये तो हम बता ही दिए। तो पहला पार्ट जो है पहला तो सही है कि डज नॉट प्रोवाइड, तो ये तो सही है, इसलिए इधर राइट साइड में सही दिखा रहा है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ आर स्क्वायर इज हाई वी हैव टू एज्यूम दैट वी हैव फाउंड ऑल रिलेवेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो क्या आर स्क्वायर ज़्यादा है तो क्या हम बोलेंगे कि हमने सारा जितना भी वेरिएबल्स यूज़ किया वो सारा रिलेवेंट है? नहीं, उसके बाद हमको एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना है, फिर उनका एफ टेस्ट परफॉर्म करना है और चेक करना है कि वो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ठीक है, तो आर स्क्वायर से हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी मेरा गलत है। तो जो गलत है वही हमको पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो तो हमको मिल गया सेकंड में, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फीडिंग द एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू द रिग्रेशन इंप्रूव द आर स्क्वायर द वेरिएबल इज नॉट नेसेसरली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऐड करने के बाद भी आर स्क्वायर मेरा बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, वही बोल रहा है, तो ये सही बोल रहा है, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, द आर स्क्वायर मे बी स्पूरियस meaning the independent variables may show a high r square, however they are not exact cause of the movement of the independent variable। तो वेरिएबल नया वेरिएबल का ऐड करने से, नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऐड करने से हो सकता है कि आर स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा जो है वो बढ़ जाए, लेकिन एग्जैक्टली वही रीजन नहीं थे उनके, उनका क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब वही बात को घुमा फिर के बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो सही बोल रहा था, तो घुमा फिर के बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ हमको ऑलमोस्ट हमको पता लग गया है ना, कैसे कैसे क्या करना है। एफ टेस्ट का भी हमको वैल्यू पता लग गया। एफ टेस्ट हमारा टोटल सबके लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या फिर कोई सेट ऑफ पैरामीटर्स के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हमको ये सब पता चल गया इसमें। तो 2 चैप्टर मेरे खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग रिग्रेशन डायग्नोस्टिक में। ठीक है, रिग्रेशन डायग्नोस्टिक में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अगर वेरिएंस जो रेसिडुअल का आ रहा है, मतलब रिग्रेशन को फिट करने के बाद जो मेरा जो एरर आ रहा है, अगर वो एरर एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अगर उसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो एरर जो है फाउंडेशन के विदिन है, ठीक है, और उसका वेरिएंस चाहे वो सेम है थ्रू आउट, तो वो आपका होमोस्टैटिस्टिक होगा जो लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, तो होमोस्टैटिस्टिक में हमको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें, हेटेरोस्टैटिस्टिक में, यानी कि जब हमारा जो वेरिएंस इन एरर्स है वो डिपेंडेंट हो एक्स में, एक्स पे डिपेंडेंट हो, यानी कि जो मेरा एरर टर्म है उसमें कुछ डिपेंडेंसी है एक्स से, तो हमने कहीं ना कहीं वो मॉडल को प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाया, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, हमने कुछ तो वेरिएबल ऐसा छोड़ दिया जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, या कुछ तो ऐसा है कि जो एरर टर्म को डिपेंडेंट बना दे रहा है एक्स पे। ठीक है, तो वही चीज़ हमको बोल रहा है कि दो तरह का हेटेरोस्टैटिसिटी हो सकता है, कि कुछ तो एक अनकंडीशनल होगा या तो एक कंडीशनल होगा। कंडीशनल मतलब क्या, कि वही एक्स का बढ़ने से बढ़ेगा, और अनकंडीशनल मतलब क्या, जरूरी नहीं कि एक्स का बढ़ने से बढ़े, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, पहले बढ़ रहा था, लेकिन एक क्या बोलते हैं, वेरियंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी किसी पीरियड में बढ़ा किसी पीरियड में घटा, लेकिन वो अनकंडीशनल है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपना ही अलग उसका कुछ कंडीशन, तो वो अनकंडीशनल हेटेरोस्कैटिसिटी, और वो डेटा जनरेशन प्रोसेस या फिर कोई
अदर इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, तो उससे मेरा रिग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनकंडीशनल हेटेरोस्केडेसिटी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किसकी है? हमें कंडीशनल हेटेरोस्केडेसिटी से है, ठीक है? बोलने में वेरिएंस इंक्रीजेस हाँ, तो वही चीज़ बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे एक्स बढ़ गया तो वेरिएंस भी बढ़ गया, तो ये चीज़ जो है मेरा कंडीशनल हेटेरोस्केडेसिटी बढ़ता है, ये मेरा प्रॉब्लम है जिसको कि हमको रिग्रेशन से निकालना है। तो ये हेटेरोस्केडेसिटी से मेरा क्या प्रॉब्लम क्या होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होगा? तो इससे देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इफेक्ट क्या क्या है हेटेरोस्केडेसिटी, तीन चार एग्जांपल दे दिया, तीन तुम्हारे यहाँ पे, एक चौथा कुछ और दे देगा, तो बोलेगा कि जो नहीं है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है? ऐसे कर करके उसको ऑप्शन बना देगा। तो हेटेरोस्केडेसिटी से क्या मेरा इफेक्ट पड़ता है? तो पहला इफेक्ट क्या पड़ता है कि स्टैंडर्ड एरर जो भी है वो अनरिलायबल एस्टिमेट्स हो जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास बहुत सारा वैल्यू आ रहा था, कोफिशिएंट्स का वैल्यू आ रहा था, फिर मेरे पास स्टैंडर्ड एरर आ रहा था, फिर टी स्टैट आ रहा था, फिर मेरे पास पी वैल्यू आ रहा था। तो वो टेबल देखा ना, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर आ रहा था, जो भी मेरा बीटा का स्टैंडर्ड एरर आ रहा था, वो अनरिलायबल है, क्योंकि मेरा जो वेरिएंस है वो तो थ्रू आउट चेंज हो रहा है ना, एक्स के चेंज होने से, तो वो स्टैंडर्ड एरर जो है वो रिलायबल नहीं है मेरा कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड एरर का ही यूज़ करके तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे, तो अगर स्टैंडर्ड एरर ही रिलायबल नहीं है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिलायबल नहीं होगा। इसलिए तो पहला पहला और लास्ट पॉइंट तो वही बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एरर रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल एस्टिमेट है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी अनरिलायबल हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट एस्टिमेट जो है, यानी कि जो बीटा वैल्यूज़ निकालते हैं, ये मतलब जो बीटा वन है और जो बीटा नॉट है, ये बीटा वन जो है और जो बीटा नॉट जो है, ये दोनों अभी भी कंसिस्टेंट है। मतलब बीटा मतलब वेरिएंस का चेंज होने से बीटा वन और बीटा नॉट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सब कुछ और एक तरह का पैटर्न था जो कि लीनियर रिग्रेशन से अलग है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन तो यही है, यानी कि जो क्या बोलेंगे इसको, जो कोफिशिएंट के एस्टिमेट्स हैं वो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो कोफिशिएंट एस्टिमेट्स के जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो एस्टिमेट रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो ये तीन इफेक्ट हो गया, ये तुमको दिमाग में रखना है कि स्टैंडर्ड एरर रिलायबल नहीं है, उसकी वजह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिलायबल नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट जो है वो रिलायबल है और वो कंसिस्टेंट भी है। अब हमको डिटेक्ट कैसे करेंगे हम हेटेरोस्केडेसिटी को? तो वही सिंपल सा बात है कि तुम क्या बताया कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो तुम्हारा वेरिएंस बढ़ रहा है, तो तुम क्या करेगा, वही वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेगा टोटल, और वही टोटल वेरिएंस को तुम एक्स के अगेंस्ट में प्लॉट कर देगा, ठीक है? तो सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स जो था, एस्टिमेटेड रेसिडुअल्स, उसको तुम नंबर ऑफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू रिग्रेस कर देगा। तो उस रिग्रेशन के बाद, उस रिग्रेशन से जो मेरा आर स्क्वायर आएगा, उस रिग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद जो आर स्क्वायर आएगा, उस आर स्क्वायर को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, एन इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैसे आया, हम डिपेंडेंट वेरिएबल के एक्स और जो एरर है उसको रिग्रेशन में डाल दिया आपस में, ठीक है, एक्स और स्क्वायर रेसिडुअल्स बेसिकली डाले, तो उसको रिग्रेशन में डाल दी, तो उसके बाद जो मेरे पास आर स्क्वायर का वैल्यू आया, तो वो आर स्क्वायर का वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ, तुम्हारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उससे तो मेरा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का वैल्यू आ जाएगा, और ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का वैल्यू को यूज़ करके हम क्या बता सकते हैं कि हेटेरोस्केडेस्टिसिटी है कि नहीं। कब होगा हेटेरोस्केडेस्टिसिटी? हेटेरोस्केडेस्टिसिटी मतलब कि अगर हम अगर हेटेरोस्केडेस्टिसिटी मतलब क्या है? ये मतलब हम जो रिलेशन बनाए वो किसके बीच में बनाए, एरर के बीच में बनाए और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के बीच में बनाए। तो अगर ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, इसका मतलब क्या, हेटेरोस्केडेस्टिसिटी है, यानी कि हमको यहाँ पे नल अगर होगा, अगर नल सही है, अगर मेरा एच नॉट सही है तो हेटेरोस्केडेसिटी नहीं है, और नल गलत है, अगर हम रिजेक्ट कर दिए नल को तो हेटेरोस्केडेसिटी है। तो फिर मतलब समझ सकता है, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो अगर क्रिटिकल वैल्यू तुम्हारा जो अगर जो ऑब्टेन वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि तुम नल को रिजेक्ट करेगा। नल मतलब क्या, कि जो एरर था और जो एक्स था वो आपस में कोरिलेटेड नहीं है, आपस में कोई उसका सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। तो अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है तो हेटेरोस्केडेसिटी भी नहीं है, समझ गए? फिर अगर क्रिटिकल वैल्यू से मेरा, अगर हम नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब कोई रिलेशन नहीं है और हेटेरोस्केडेसिटी नहीं है, लेकिन अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, नल को रिजेक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि हेटेरोस्केडेसिटी है, यानी कि रिलेशन है किसके बीच में, एरर और एक्स के बीच में, और एरर और एक्स के बीच में रिलेशन है मतलब वही हेटेरोस्केडेसिटी, उसी का नाम है, ठीक है? तब एक तो पता चल गया कि हम इसको पता कर लिए कैसे पता करना था, वो तो पता चल गया, लेकिन हम इसको हटाएंगे कैसे, ठीक है? तो इसको हटाने के लिए अब कुछ फॉर्मूला वगैरह तो उतना नहीं दिया, लेकिन यही बोला है कि हम एक स्टैंडर्ड एरर बताए ना, स्टैंडर्ड एरर एक अनरिलायबल एस्टिमेट आ रहा था स्टैंडर्ड एरर का, लेकिन उसकी जगह पे हम एक जो हाल्बर्ट वाइट करके प्रोफेसर था, वो एक स्टैंडर्ड एरर ने अपना स्टैंडर्ड एरर दिया था, कुछ फॉर्मूला था वाइट स्टैंडर्ड एरर बोल के, तो उस वाइट स्टैंडर्ड एरर को हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है? तो हेटेरोस्केडेसिटी को हम अभी ऐसे करेक्ट नहीं करना है, लेकिन हम उसके हेटेरोस्केडेसिटी की वजह से जो मेरे पास स्टैंडर्ड एरर का जो अनरिलायबल पैरामीटर्स आ गए थे, अनरिलायबल एस्टिमेट आ गया था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपना वाइट स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है? तो जो वाइट था वो कोई अपना फॉर्मूला दिया था स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने का, उसके जरिए हम हेटेरोस्केडेसिटी को इग्नोर करके अपना जो सिग्निफिकेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब आता है तुम्हारा
मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये तो हेटेरोस्केडेसिटी खत्म हो गया, तो उसका मतलब क्या, एरर और एक्स में रिलेशन है क्या नहीं, तो उसको पता कैसे करेंगे, दोनों को रिलेशन करके काई स्क्वायर टेस्ट कर लेंगे। और ठीक कैसे करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर को रिप्लेस कर देंगे वाइट स्टैंडर्ड एरर से। अब मल्टीकोलिनियरिटी कैसे आ गया, मल्टीकोलिनियरिटी मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होगा कोई भी x1 और x2, है ना, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कोरिलेटेड हो, ठीक है ना। तो अगर कोरिलेटेड है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीकोलिनियरिटी हो जाता है, यानी कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है। तो कभी कभी जब हम दोनों को साथ में लेकर रिग्रेशन करते हैं तो दोनों आपस में तो सिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी कि दोनों मिल करके तो मॉडल को अच्छा डिस्क्राइब कर, लेकिन इंडिविजुअली इंडिविजुअली दोनों, क्योंकि हमारा जो सिग्निफिकेंस है दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा ऐसे समझ लो, तो दोनों का इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस उतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, लेकिन दोनों आपस में मिल करके बेटर इफेक्ट देता है, ठीक है। तो हाँ, तो इफेक्ट ऑफ मल्टीकुलरिटी क्या होता है रिग्रेशन के एनालिसिस में, तो तुम याद करो कि हाँ ये बेसिक पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मल्टीकुलरिटी होने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीकुलरिटी होने से प्रोबेबिलिटी, इस बात का प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है कि हम कोई वेरिएबल वो स्टैटिकली हम वही बोले ना जो भी कि x1 x2 हो सकता है कि दोनों का अकेले अकेले रिग्रेशन करता, दोनों के साथ अकेले अकेले सिंगल टाइम सीरीज बनाता, सिंगल रिग्रेशन बनाता, तो तुम्हारा दोनों सिग्निफिकेंट आता, लेकिन दोनों को आपस में लेकर के तुम बनाया तो दोनों का बीटा जो आया, दोनों का बीटा सिग्निफिकेंट नहीं आया, लेकिन दोनों का आपस में जब तुम एफ टेस्ट करेगा, यानी कि दोनों का मिला के जो तुम एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेस्ट करेगा, जो जॉइंट टेस्ट था वो करेगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट आएगा, ठीक है। तो यानी कि एफ टेस्ट से आ रहा है कि सिग्निफिकेंट है, और तुम्हारे दोनों का इंडिविजुअल टी टेस्ट से आ रहा है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा, और आर स्क्वायर तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि तुम एक्सप्लेन कर पा रहा है मॉडल को दोनों वेरिएबल का यूज़ करके, यानी कि तुम वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है, तुम्हारा एफ टेस्ट सही आ रहा है कि तुम सिग्निफिकेंट है, लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल जो एरर है वो नहीं आ रहा है, यानी कि वही क्या बता रहा है, मल्टीकुलिनरिटी कंडीशन को बता रहा है। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि सिग्निफिकेंट था उसको तुम रिजेक्ट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल, क्योंकि नल यहाँ पे क्या है कि नॉट सिग्निफिकेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल व्हेन द अल्टरनेट वाज ट्रू इज कॉल्ड, मतलब टाइप 2 एरर, राइट। सो टाइप 2 एरर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है किसमें, मल्टीकुलरिटी होने से। तब डिटेक्ट कैसे करेंगे मल्टीकुलरिटी को, मल्टीकुलरिटी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, वही जो हम बताएं कि जितना इंडिविजुअल कोफिशिएंट होगा वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन जीरो होगा, ठीक है। मतलब नन ऑफ द, सॉरी, जो मेरा रिग्रेशन, जो मल्टीपल रिग्रेशन आया उसमें कोई भी जो क्या बोलते हैं, कोई भी जो पैरामीटर्स होगा वेरिएबल्स का, वो तुम्हारा x1 x2 है सपोज, तो दोनों का जो कोफिशिएंट आएगा वो उतना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होगा जीरो से, लेकिन आर स्क्वायर का वैल्यू हाई होगा, यानी कि दोनों मिल करके मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहा है वेरिएबिलिटी का, है ना। और एफ टेस्ट जो है, जो हम तुम्हारा जॉइंट टेस्ट करते थे कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो उसमें मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रहा है कि सिग्निफिकेंट है, यानी कि मॉडल मेरा सिग्निफिकेंट है। तो जॉइंटली मेरा मॉडल अगर सिग्निफिकेंट है और जॉइंटली मेरा आई स्क्वायर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा इंडिविजुअली जो टेस्ट हम कर रहे हैं वेरिएबल्स का वो हमको बता रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो मल्टीकुलरिटी कंडीशन को दर्शा रहा है, ठीक है। यही टेस्ट है और कोई टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे वही तुमको दे दिया, कोफिशिएंट का वैल्यू दे दिया, तुमको पी वैल्यू दे दिया, तुमको आर स्क्वायर का आर स्क्वायर दे दिया मॉडल के लिए, ठीक है। तुम देख सकते हैं कि आर स्क्वायर जो है वो हाई है, आर स्क्वायर ज़्यादा 89% है, और तुम्हारा जो भी चीज़ है 3 वैल्यू से एक्सटेंडेड, ठीक है। और तुम्हारा जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू क्या है 15, 21, 11, यानी कि तुम इसको मिनिमम 15% रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू एट विच यू कैन रिजेक्ट, हाँ। तो 15% पे तुम इसको रिजेक्ट कर सकता है, इसको तुम 21% पे रिजेक्ट कर सकता है, तो तुम इसको 11% पे रिजेक्ट कर सकता है। तो जबकि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5% ही है, तो 5% पे हम रिजेक्ट कर पा रहे हैं, तो 15% पे तो आराम से कर देंगे, तो 10% है सॉरी, तो 10% पे अगर हम रिजेक्ट कर पा रहे हैं तो 11%, 21%, 20% तीनों को रिजेक्ट कर देंगे, तो तीनों ही मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है इंडिविजुअली, लेकिन दोनों का, तीनों का आपस में मिलकर आर स्क्वायर हाई है। और अगर एफ टेस्ट करेगा तीनों का, एफ टेस्ट निकालेगा तो उसका तो इनफ डेटा दिया नहीं एफ टेस्ट करने के लिए, तो यही दोनों को देख के तुम कंक्लूड कर सकता है कि मल्टीकुलरिटी है, तो क्लासिक कंडीशन ऑफ मल्टीकुलरिटी, ठीक है। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम ऐसे आँख से देख करके या फिर डायरेक्टली यही सब तीनों चीज़ देख करके कि आर स्क्वायर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, क्या अब तक 0.82 कभी ज़्यादा हो कभी ना ज़्यादा हो, है ना। तो हम एक्चुअली वो पता नहीं लगा सकते, तो एक्चुअली मल्टीकुलरिटी को कैसे पता लगा सकते हैं, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर करके कुछ होता है। तो जितना भी मेरा x1 से सपोज xk है, ठीक है, x1 से लेकर के xk तक k पैरामीटर्स है मेरे पास, k इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उन k वेरिएबल इंडिपेंडेंस में से कोई एक हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसको जो बचा हुआ पैरामीटर्स हैं उनके उनके अगेंस्ट में हम लोग रिग्रेशन बैठा देते हैं, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या वो बाकी के यूज़ से हम उसको क्या क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या हम रिग्रेशन यूज़ लगा के हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन है, कोरिलेटेड है, जो बाकी वेरिएबल्स है और जो ये एक अदर वेरिएबल आपस में अगर कोरिलेटेड होगा तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा मॉडल के लिए, है ना। मल्टीकुलरिटी को ये इंट्रोड्यूस करेगा मॉडल में। हम इन तो हम बेसिकली अगर ये लीनियर रिग्रेशन
अगर सिग्निफिकेंट आता है, ये लीनियर रिग्रेशन अगर सही होता है, इसका मतलब क्या है, ये रिग्रेशन अगर सही होता है इसका मतलब क्या है कि मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट करता है। सही कब होगा ये लीनियर रिग्रेशन, जब इसका आर स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ठीक है, तो अगर इसका आर स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू अगर तुम्हारा 90% के ज़्यादा हो गया, यानी कि वेरिएंस इंप्रेशन फैक्टर कैसे निकालेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, 0.9 का जो भी है मतलब आर स्क्वायर तुम्हारा 0.9 आ रहा है, तो 0.9 होगा 1 माइनस 0.9 यानी कि 10 तो ऊपर में जाएगा तो 10% हो जाएगा। यानी वेरिएंस इंफ्लेशन फैक्टर अगर तुम्हारे 10 के ज़्यादा होगा, या फिर आर स्क्वायर का वैल्यू जो ये रिग्रेशन के लिए आ रहा है, ये रिग्रेशन के लिए जो आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है अगर वो 90% से ज़्यादा होगा, तो तुम्हारा मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल में। ठीक है, अब एग्जिस्ट कर रहा है ये तुमको पता चल गया, कैसे पता चल गया, हम कोई एक वेरिएबल को पकड़े और बाकी वेरिएबल के साथ रिग्रेशन में डाल दिया, अगर उसका जो आर स्क्वायर था अगर वो 90% से ज़्यादा है, या तो वेरिएंस इंप्रेशन फैक्टर जो कि उसी का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर है, अगर वो 10 से ज़्यादा है तो मेरा सही हो जाएगा। तो ये सब मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है इस पर, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे मल्टीकुलरिटी। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, मल्टीकुलरिटी हमको पता चल गया कि है, लेकिन अब इसको हमको सही भी तो करना है ना। सही कैसे करेंगे कि जो दो वेरिएबल्स में जो दो वेरिएबल आपस में पूरा परफेक्टली कोरिलेटेड आ रही है, बहुत ऑलमोस्ट कोरिलेटेड है, उनमें से एक को हम ओमिट कर देंगे। तो ठीक है, तो ओमिट वन और मोर कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर हम स्टेप वाइज इक्वेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम हर एक बार एक एक जो जिनका भी मेरा मतलब जिनका भी मेरा टी स्टैट का वैल्यू सबसे कम था, या फिर जो भी सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली कम सिग्निफिकेंट थे, उन वैल्यूज़ को मतलब उन पैरामीटर्स को हम हटा के धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है रिग्रेशन को परफॉर्म करें, और हम चेक करें कि मेरा आर स्क्वायर कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, और ऐसा कर सकते हो। तो करेक्ट करने के लिए यही दो तरीका, या तो ओमिट कर दो, तो ओमिट वाला ही याद रखो, और बाकी स्टेप वाइज रिग्रेशन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं सीधा हम लोग, इफेक्ट ऑफ कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्या है। तो हम बताए थे कि स्टैंडर्ड एरर जो क्या होता है अनरिलायबल हो जाता है इसमें, लेकिन जो मेरा कोफिशिएंट एस्टिमेट है वो बायस नहीं रहता, वो अनबायस्ड ही रहता है, और वो प्रॉपर रहता है, मतलब उसमें हम रिलाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 मेरा सही है ना, यानी कि स्टैंडर्ड एरर्स आर अनरिलायबल किसके केस में, कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में। अब ये कि डॉक्टर जू के बारे में क्या बोल रहा है कि मल्टीपल रिग्रेशन ये बना रहे थे अपना करेंसी वैल्यू को फोरकास्ट करने के लिए। तो एक इन्होंने काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक बनाया, और उससे उन्होंने आर स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन निकाला। ठीक है, आर स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन निकाला किनका, रेसिडुअल्स का और डिपेंडेंट वेरिएबल कि एक्स और एरर का रिग्रेशन निकाला, मतलब ये चेक करना चाह रहे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं। तो ये क्या किया, रेसिडुअल को रिग्रेशन में डाल दिया किसके साथ, डिपेंडेंट एक्स के साथ, यानी कि एरर वर्सेस एक्स। ठीक है, तो एरर वर्सेस एक्स का ग्राफ में इनको क्या चेक करना है कि अगर ये दोनों कोरिलेटेड है, अगर ये दोनों में कोई रिलेशन है, अगर ये रिलेशन आएगा इसका मतलब क्या है रिलेशन आएगा इसका मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। आएगा कब आएगा, जब ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि जब ये काई स्क्वायर मेरा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा मतलब जो रिग्रेशन है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि जो एरर और एक्स के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशन है, और अगर एरर और एक्स के बीच में सिग्निफिकेंट मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। ठीक है, और अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो जू को क्या करना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर की जगह हमको वाइट स्टैंडर्ड एरर यूज़ करना चाहिए। और हमको पता है कि ओएलएस का जो एस्टिमेट है स्टैंडर्ड एरर वो स्टैंडर्ड रिलायबल नहीं, एस्टिमेट तो रिलायबल है लेकिन स्टैंडर्ड एरर रिलायबल नहीं है। तो ओएलएस कोफिशिएंट बायस्ड नहीं, ओएलएस तो कोफिशिएंट तो अनबायस्ड ही होता है, जबकि मेरा स्टैंडर्ड एरर जो है वो बायस्ड है। A linear model is inappropriate to model the variation in the dependent variable. A linear model is inappropriate to model the variation क्या बोल रहा है linear model, ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि एक लीनियर मॉडल होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये तो जरूर बता रहा है कि मेरा जो स्टैंडर्ड एरर है वो इनफ नहीं है, आपका मतलब वो रिलायबल नहीं है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो हम ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन में हम मेरा ये फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है कि हम कोई प्राइस ऑफ हॉट स्टॉक को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं यूजिंग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जिसमें कि x1 x2 x3 वेरिएबल्स है और इनका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, हम बता रहे थे अभी कि अगर कोई भी 10 से ज़्यादा होगा वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, या तो आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा ज़्यादा होगा किससे 90% से, तो वो वेरिएबल को हम हटा सकते हैं, है ना। वो वेरिएबल क्या है, एक्सप्लेन किया जा सकता है x1 और x3 के टर्म्स में, तो उसको यूज़ ही क्यों करना, तो इसलिए हम x2 को हटा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीकुलरिटी इज लीस्ट एक्यूरेट, मतलब कौन सा गलत है। तो मल्टीकुलरिटी में भी प्रेजेंट इन एनी रिग्रेशन मॉडल, हाँ मतलब ये सही हो सकता है ना, मल्टीकुलरिटी में प्रेजेंट इन एनी रिग्रेशन मॉडल, मल्टीकुलरिटी इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द रिग्रेशन assumption। रिग्रेशन का assumption को वायलेट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मतलब ये तो हमने एडिशनली मतलब परफेक्ट लिनियरिटी तो नहीं है ना शायद, इसीलिए तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, फोर फोर ऑफ व्हाट 20.1 का 4 20.1 का 4 20.1 का 4 क्या है, ए मल्टीकुलरिटी विल नॉट बी प्रेजेंट इन अ सिंगल रिग्रेशन। इट्स अ सिंगल रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन मतलब सिंगल रिग्रेशन, व्हाइल परफेक्ट कुलरिटी इज अ वायलेशन ऑफ रिग्रेशन assumption presence of multicularity is not।
एंड परफेक्ट लिनियरिटी, ठीक है, परफेक्ट लिनियरिटी और मल्टी लिनियरिटी में अंतर होता है, ये चीज़ हमको पता चला यहाँ से, तो ये अच्छा बात है। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि परफेक्ट लिनियरिटी जो है वो एजम्पशन है इसका लीनियर रिग्रेशन का, लेकिन मल्टीप्लिनरिटी नहीं है। मल्टीप्लिनरिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि परफेक्टली कोरिलेटेड है, हम ये बोल रहे हैं कि कोरिलेटेड होगा विद सम एरर्स, है ना, कोई परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वैल्यूएशन नहीं है ये कोई एजम्पशन का, फिर मल्टीप्लिनरिटी मिक्स्ड डिफरेंट मतलब ये सब पढ़ेगा तो तुमको मतलब बेसिकली आइडिया लग जाएगी, तीनों सेम चीज़ सेम बात बोल रहा है ना। ठीक है, अब मॉडल स्पेसिफिकेशन पे हम लोग आते हैं कि मॉडल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो वही हमको दिया है कि आर स्क्वायर कैसे निकालना है, एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे निकालना है, कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करना है, कौन सा को ओमिट करना है, तो ये पूरा मेथड बताया है। और एक चीज़ बताया है, ये लीनियर रिग्रेशन में एक और चीज़ होता है जो कि होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में सबसे पहला चीज़ आता है तुम्हारा जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल। ठीक है, स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट मॉडल। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल में क्या करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट मॉडल जिसमें कि हमने सारा वेरिएबल को यूज़ कर रखा है और एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रखा है, उससे हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉडल में जो कि सिग्निफिकेंट है ना। तो वही हम बोल रहे थे कि जिसका भी स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू है उसको हम लोग हटाते जाते हैं एक एक करके और चेक करते जाते हैं कि आर स्क्वायर कैसे चेंज हो रहा है। जहाँ पे स्टेबल हो जाता है मेरा आर स्क्वायर कि मतलब इसके बाद ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है और उसके पहले जो मेरा स्टेबल था, तो उस वैल्यू तक हम लोग ऑप्टिमाइज करके अपना मॉडल को ले जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल को यूज़ करने से मेरा क्या होता है, वेरियंस जो है वो वेरियंस नहीं मतलब जो बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ है वो काउंटर कर सकते हैं हम। ठीक है, और एम फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम m-1 पार्ट्स को हम लोग ट्रेनिंग में लेंगे और बाकी को हम वैलिडेशन सेट में लेंगे, ताकि हम जो आउट ऑफ सैंपल है क्योंकि हम जो क्या है, हम ट्रेनिंग मॉडल जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करें, बेसिकली ट्रेनिंग में जितना डेटा है हमारे पास, जितना ट्रेनिंग सैंपल्स में जो भी मेरा पॉइंट्स था उसको बेटर फिट करना है, उसका उसके लिए आर स्क्वायर जो है मेरा क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। लेकिन आर स्क्वायर जो रेसिडुअल सम स्क्वायर आएगा प्रिडिक्टेड के लिए, जो नया डेटा है उसके लिए जो आर स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, अलग आएगा तो हम उस आर स्क्वायर से कंपेयर करके जितना भी मॉडल्स है उससे एम फ्लोट क्रॉस वैलिडेशन करके उसका जितना भी आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा सारा मॉडल्स का, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एम फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बायस वेरियस ट्रेड ऑफ को काउंटर कर सकते हैं, है ना। अब आता है तुम्हारे रेसिडुअल प्लॉट्स। तो रेसिडुअल का प्लॉट हम देख सकते हैं, अगर रेसिडुअल का प्लॉट जो है तुम्हारा, हम रेसिडुअल्स को किस में रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे और एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई वाई बार को हम एक्स एक्सिस में रखेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव वेरिएशन हो तो स्टैंडर्डाइज इन द, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेसिडुअल का वैल्यू है उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में स्टैंडर्डाइज कर देंगे, या कोई और स्टैंडर्ड टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद अगर मेरा जो रेसिडुअल है, अगर कोई भी रेसिडुअल का वैल्यू है वो +-4 स्टैंडर्ड डेविएशन में जा रहा है, मतलब वो आउटलायर 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 तो नहीं, मतलब +-4 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, आउटलायर भी हो सकता है, लेकिन आउटलायर के लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट लिखते हैं, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स। तो आउटलायर भी क्या होगा, एक तरह का रेसिडुअल को बढ़ा रहा है ना वो, लेकिन वो एक ही डेटा है जो बहुत एक्सट्रीम तौर पे ज़्यादा बढ़ा है, मतलब बाकी सारा मान लीजिए मेरा डेटा था हाइट वेट का डेटा, तो उसमें मेरा एक ऐसा आदमी है जो कि जिसका हाइट तुम्हारा बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत पतला है वो। ठीक है, तो हाइट उसका मान लीजिए 6 फुट का है, 6 फुट का हाइट है लेकिन उसका वेट 60 kg है, तो वो मेरा एक तरह से आउटलायर है ना, क्योंकि मैक्सिमम 6 फुट वाले का 80-90 किलो तक चाहिए। तो वैसा ही टाइप का आउटलायर जो है वो आ सकता है। तो आइडेंटिफाइंग आउटलायर हम कैसे आउटलायर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मेरा एक्चुअल में सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल से मेरा किसका पुराना वाला जो मतलब जितना भी टोटल हम सैंपल डेटा को यूज़ करके हम कोई भी डेटा को स्कैटर प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आउटलायर है, क्योंकि बाकी से काफ़ी अलग दिख रहा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार रिग्रेशन हम टोटल को लेकर के रिग्रेशन करेंगे, एक बार हम रिग्रेशन में वो जो हमको लग रहा है कि आउटलायर है, जो सस्पेक्टेड आउटलायर है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो दो तरह का रिग्रेशन किया, जिसमें हम आउटलायर को हटा दिए, इसमें आउटलायर डेटा को रखें। दोनों 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 का हम अब दोनों के केस में जो मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर सारा होगा दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एक फैक्टर और रखें, नंबर पर डिवाइड है, तो सिंगल है मान लें अगर सिंगल वेरिएबल है तो एक ही से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो दोनों को डायरेक्टली डिवाइड ही कर रहे हैं, तो जो तो जो मेरा डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे देख लो, ये जो लाइन है मान लीजिए ये एक्चुअल लाइन था, ये एक्चुअल लाइन है, और ये तुम्हारा क्या है, रिग्रेशन आउटलायर की वजह से जो लाइन है ना, तो ये दोनों में जो डेविएशन है, ये दोनों में जो डेविएशन है, अगर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। 1 से ज़्यादा कैसे आ जाएगा, मतलब अगर वो सम स्क्वायर्ड एरर्स के रेसिडुअल्स के, यानी कि ये जो यहाँ से जो एरर था इस एरर के बराबर आ जाएगा या उससे ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, मेरा जो कुक डिस्टेंस है, इसको हम कुक डिस्टेंस बोलते हैं, जो कुक डिस्टेंस है वो मेरा 1 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो आउटलायर है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट वो आउटलायर है, क्योंकि जो मेरा जो मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा है, जो मेरा प्रेडिक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स, बस एक आउटलायर को चेंज करने से जो मेरा चेंज आ जा रहा है, क्या बोलते हैं एरर में, जो एक आउटलायर को चेंज करने से जो एरर आ जा रहा है वो मोर देन है क्या, मेरा जो प्रीवियस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये आउटलायर की वजह से ही हो सकता है।
डिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, बेसिकली तुमको याद रखना है कि दोनों दो बार तुम रिलेशन किया ना, तो दोनों बार जो फिटेड बाई है दोनों के बीच का जो सब्सट्रैक्ट करके तुम स्क्वायर किया, यानी कि ये जितना भी डिस्टेंस है बीच का उसको तुम ऐड किया, डिवाइडेड बाय जो पहले जो तुम्हारा रेसिडुअल था उसका स्क्वायर। अब तुमको ये कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे पहुंचना है ना। तो ओएलएस जो है ना उसका बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि इस केस में काम नहीं करेगा तो उस केस में काम नहीं करेगा, लेकिन किस केस में काम करेगा ओएलएस। तो फॉर द ओएलएस टू जनरेट द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर द एजम्पशन जो भी था लीनियर रिग्रेशन का वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स और वाई लीनियर होना चाहिए, रेसिडुअल जो है वो होमोस्टैटिस्टिक स्कैटिस्टिक होना चाहिए, रेसिडुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट, और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है जीरो होना चाहिए, जिसको कि हम सीधा सीधे लिख सकते हैं कि एरर जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है जो कि आइडेंटिकली डिपेंडेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन ऑफ जीरो एंड वेरिएंस ऑफ सिग्मा समथिंग सिग्मा स्क्वायर। So if there are no outliers and the residuals have an expected value of 0, we can relax the exception of normality of the। तो अगर मेरा जो आउटलायर एक भी नहीं है मेरे डेटा में और अगर रेसिडुअल्स जो है वो उसका मीन जो है वो जीरो आ रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन को इन्फोर्स करें कि जो मेरा रेसिडुअल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये मतलब ब्लू का स्पेशल तुम चीज़ याद रख सकता है, दिमाग में बिठा कर क्या पता कोई क्वेश्चन आ गया तो कुछ कर देना। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। डोमिनेटेड वेरिएबल बायस कम्स फ्रॉम एक्सक्लूजन ऑफ द करेक्टेड कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो आपस में कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उसमें से एक को आपने हटा दिया जिसकी वजह से आपका कुछ फैक्टर जो है वो एरर में चला गया है ना, तो उसकी वजह से ओमिटेड वेरिएबल बायस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायस वेरिएंस स्टेट बी मोर एक्यूरेट। तो बाकी सारा पढ़ेगा। जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल इज वन अप्रोच टू रिजॉल्व द बायस वेरिएंस। बाकी तो तुमको फॉल्स ही लगेगा, पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि जनरल टू स्पेसिफिक और एम फुल क्रॉस वैलिडेशन हम लोग बायस वेरिएंट ट्रेड ऑफ को अकम्प्लिश कर सकते हो। तो ये दो तरीका था। इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट क्या दिया है। हाई कुक डिस्टेंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, सही बात है। तो कुक डिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रेसिडुअल्स, ये भी सही बात है क्योंकि डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स का स्क्वायर था, राइट, स्क्वायर रेसिडुअल्स। तो बोथ स्टेटमेंट अब करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा रिग्रेशन डायग्नोस्टिक का चैप्टर भी खत्म हो गया है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेशनरी टाइम सीरीज में। स्टेशनरी टाइम सीरीज में अब हम लोग आते हैं फटाफट करते जाएंगे, टेंशन मत लो। तो हम बताए थे तुमको शुरू में जो बोल टाइम सीरीज कर दिया था उसमें क्या था कि कोई भी टाइम सीरीज में तीन तरह का चीज़ हो सकता है। ठीक है, तीन तरह का चीज़ क्या होता है। ट्रेंड हो सकता है, सीजनल हो सकता है, साइक्लिकलिटी हो सकता है। तो ट्रेंड और सीजनलिटी को हम बाद में मॉडल करेंगे और साइक्लिकलिटी को जो है वो उसको हम मॉडल करना चाहेंगे किसमें, ये स्टेशनरी टाइम सीरीज में। मतलब ट्रेंड और सीजनलिटी को हटाने के बाद जो मेरा जो बचा मॉडल है उस पर हम स्टेशनरी टाइम सीरीज लगाते हैं, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको कैसे मॉडल करना है। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट है वो सेकंड चैप्टर में आएगा, तो इसमें थोड़ा ऑर्डर अलग दिया है इसलिए हम उस वीडियो में पहले तुमको एनालिसिस बता दिए तो उससे समझने में आसानी होगा। ठीक है, इन दिस रीडिंग विल लर्न अबाउट द मॉडल सेकंड एंड ऑटोमेशन मॉडल्स। तो हम सारा तरह के मॉडल करेंगे इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कोवेरिएंस स्टेशनरी क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जो डेटा हम टाइम पीरियड्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के अबाउट अगर हमको डेटा कलेक्ट करें तो वो मेरा टाइम सीरीज डेटा हो गया। कोई भी टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है, ट्रेंड होता है, सीजनलिटी होता है, साइक्लिकलिटी होता है। इस चैप्टर में हम लोग को थर्ड कंपोनेंट यानी कि साइक्लिकलिटी को ऑब्जर्व करना है, मतलब मॉडल करना है। ठीक है, तो साइक्लिकलिटी जो है वो सॉक्स यानी कि जो पिछले बार का एरर था उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, पिछले बार का जो डेटा था उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। परसिस्टेंट कंपोनेंट्स यानी कि ऑटो डिग्रेशन और मूविंग एवरेज दोनों से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स ठीक है। तो कोवेरिएंस स्टेशनरी का कंडीशन क्या होता है कि उसका जो मीन है, उसका जो मीन मतलब ट्रेंड और सीजनलिटी तो हट गया ना। अगर ट्रेंड नहीं है मतलब क्या, मीन क्या है उसका, टाइम के अबाउट स्टेबल है, वेरिएंस नहीं है। और वेरिएंस भी क्या है तुम्हारा, फाइनाइट है और स्टेबल ओवर टाइम है। वेरिएंस भी तुम्हारा सेम रहना चाहिए। अगर वेरिएंस से चेंज हो रहा होगा तो तुम्हारा क्या है उसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम आता है फिर से, है ना। या फिर तुम बोल सकते हैं कि कभी कभी मान लो वेरिएंस ज़्यादा है बीच बीच का पार्ट में, यानी कि सीजनलिटी भी हो सकता है। कोवेरिएंस सिस्टम मस्ट बी स्टेबल ओवर टाइम। तो कोवेरिएंस जो खुद के साथ में यानी कि उसका लैग टर्म के साथ में जो है वो स्टेबल ओवर टाइम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जीरो होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कुछ भी होना चाहिए, लेकिन मस्ट बी स्टेबल ओवर टाइम। तो मेरा वो कोवेरिएंस स्टेशनरी होगा। स्टेबल ओवर टाइम मतलब क्या है, ग्लोबल और लोकल ऐसा समझ लो। जो भी मीन और वेरिएंस और कोवेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो ग्लोबल डेटा होगा हमारे पास, मेरे पास 1000 डेटा है, लेकिन 1000 डेटा को हम 100 करके 10-10 पार्ट किए और 10-10 पार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो 10-10 पार्ट हम कहीं से भी करके उसका मीन और वेरिएंस और कोवेरिएंस निकालें ओवर टाइम, तो वो मेरा सेम आना चाहिए, तो ही मेरा कोवेरिएंस स्टेशनरी होगा। ठीक है, सिंपल बात है, खत्म करते हैं इसको। ऑटो कोवेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन हो गया। तो ऑटो कोवेरिएंस क्या होता है, खुद का ही लैग के साथ में कोरिलेशन को कोवेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कोवेरिएंस। खुद का ही लैग के साथ में कोवेरिएंस और खुद का ही लैग के साथ में कोरिलेशन को क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन। और ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू जो मोस्टली होता है -1 से 1 के बीच में होता है, किसके लिए, नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज के लिए। लेकिन नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज के केस में यानी कि जब ट्रेंड और सीजनलिटी होगा और तभी तुम ऑटो कोरिलेशन वगैरह चेक कर लिया गलती से, बिना मतलब बिना क्या बोलते हैं ट्रेंड और सीजनलिटी को हटाए, बिना टाइम सीरीज को स्टेशनरी बनाए तुम अगर ऑटो कोरिलेशन या कोरिलेशन फंक्शन को चेक कर लिया तो वो 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है हमको समझना। ठीक है, तो ये ग्राफ, तो ऑटो कोरिलेशन का ग्राफ देख लो ऐसा होता है और वो ऐसे डिके करता है। ठीक है, अचानक से कट ऑफ नहीं कर जाता है।
एंड इसी से रिलेटेड एक पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी होता है जो कि हम लोग उसमें भी समझाए थे कि ये रिप्रेजेंट करता है ये, मतलब इसमें क्या है कि पुराना वाला जैसे 2 लाख लेना है तो 1 लाख का भी इफेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, 3 लेना है तो इसमें 2 और 1 का भी इंक्लूडेड है ना, कुछ कुछ पोर्शन। तो जब हम पुराना जितना पोर्शन को है उसको हटाने के बाद जब हम इंडिविजुअल इफेक्ट देख रहे हैं तो कैसे देख सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन हम बना देंगे जो भी लैग है उसके बीच में और हम चेक कर लेंगे, है ना। तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वो चीज़ को बताता है कि इंडिविजुअली आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स, आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द अदर लैग्स, जो प्रेजेंट लैग है मेरा उससे मेरा कितना कोरिलेटेड है जो मेरा डेटा है ना। ठीक है, तो ऑटो, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटो कोरिलेशन जो है वो सक्सेसिवली डिक्लाइन होता है। तो ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, इसे डिके करता है, ठीक है, सक्सेसफुली डिक्लाइन होता है, एक एक करके घटता है, क्योंकि हम मेरा पास्ट वाला जो कोरिलेशन वो भी तो मेंटेन किया जा रहा है ना। लेकिन अगर हम पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का बात करें तो वो डायरेक्ट कट ऑफ कर जाता है, कट ऑफ मतलब डायरेक्ट ही वो स्टीप डिक्लाइन, मतलब एक के लिए 0.9 होगा तो अगले के लिए 0.1 हो सकता है अगर कोरिलेटेड नहीं है तो, है ना। क्योंकि उसने पुराने वाले का तो क्या बोलते हैं, पुराने वाले का क्यूमुलेटिव पार्ट जो था वो तो हटा दिया, वो किसमें है, ऑटो कोरिलेशन में, लेकिन ना कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन में, ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन में डिके होता है, सक्सेसिव डिक्लाइन होता है, लेकिन पार्शियल ऑटो कोरिलेशन में एक स्टीप डिक्लाइन होता है, ठीक है। Similarly, partial autocorrelations may large for only few lags and those lags become the prime candidates for inclusion। तो हम बताए थे तुमको जब वो मॉडल सिलेक्शन बता रहे थे टाइम सीरीज वाला में कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन जहाँ पे भी तुम्हारा कट ऑफ करेगा, यानी कि जिस तुम्हारे लैग के लिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू ज़्यादा था, मतलब सिग्निफिकेंट था, मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा था या सिग्निफिकेंट था, तो वो लैग ही मेरा सिग्निफिकेंट है किसमें, ए आर मॉडल के लिए, ऑटो रिग्रेशन मॉडल के लिए। तो ये चीज़ हमको बाद में पता चलेगा, डिस्कस कर सकते हैं इसको बाद में डिस्कस, ठीक है, जब एयर मॉडल आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, या फिर पहले भी बता ही चुके थे। तो वाइट नॉइस क्या होता है, वाइट नॉइस क्या होता है कि ऐसा टाइम सीरीज, एक ऐसा टाइम सीरीज मेरे पास जो कि जीरो कोरिलेशन दिखाए अपना पुराना लैग वैल्यूज के साथ। तो हम तो वो टाइम सीरीज वाला मैं बता के दिखा रहे थे कि ऑटो कोरिलेशन बना के दिखाए थे, लास्ट में जो रेसिडुअल आया था। तो हर टाइम सीरीज जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं उसका एंड गोल क्या है कि जो भी मेरा एरर आए, मेरा लास्ट में जो रेसिडुअल बचे, उस रेसिडुअल में कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, उस रेसिडुअल में कोई इन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हम कुछ प्रेडिक्ट कर पाएँ, है ना। तो जो मेरा बचा हुआ एरर आया लास्ट में जो आया वो वाइट नॉइज़ होना चाहिए बेसिकली। वाइट नॉइज़ क्या होता है, जिसमें कि कोई कोरिलेशन नहीं होता है, कोई अपना ऑटो कोरिलेशन नहीं होता उसमें, कोई आपस से लैग से कोई कोरिलेशन नहीं होता, सीरियली अनकोरिलेटेड होते हैं और उनका मीन भी जीरो होता है और वेरिएंस भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वेरिएंस बढ़ रहा है टाइम के साथ में, कुछ मीन भी जीरो है और वो सीरियली अनकोरिलेटेड भी है। जबकि तुम देखो तो स्टेशनरी टाइम सीरीज का केस में ये नहीं था, स्टेशनरी टाइम सीरीज का केस में वो सीरियली कोरिलेटेड हो सकते थे और उनका मीन भी जरूरी नहीं है कि जीरो होता, उनका मीन कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता था, लेकिन कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए था उनका में भी, ठीक है। तो ये तीन टर्म जो है वाइट नॉइज़ के बीच में। अब वही वाइट नॉइज़ अगर तुम्हारा, इसको जीरो मीन वाइट नॉइज़ भी कहते हैं क्योंकि इसका मीन जो है जीरो है, लेकिन स्टेशनरी वाले का तो नहीं होता है। इज टू एस इंडिपेंडेंट वाइट नॉइज़, रिलेटेड अगर अनकोरिलेटेड होते हैं डिपेंडेंट वाइट नॉइज़ बोल देते हैं, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, नॉर्मल गॉसियन वाइट नॉइज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो जितना भी नॉर्मल वाइट नॉइज़ होता है, यानी कि गॉसियन वाइट नॉइज़ होता है, वो इंडिपेंडेंट वाइट नॉइज़ होता है क्योंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम ऑब्टेन करते हैं उसको। तो वो तो मतलब बेसिक होता है, ठीक है ना। ये मॉडल फोकस फॉलो वाइट नॉइज़ प्रोसेस। हाँ, तो वही बता दें कि कोई भी फोरकास्ट का जो एंड गोल यही होता है कि मॉडल कर फोरकास्ट करने के बाद जो एरर आया वो एक वाइट नॉइस प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम बोल सकें कि जो हमारा मॉडल है उसमें कोई मतलब कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न ऐसा नहीं बचा जिसको हम कैप्चर नहीं किया, हम सारा चीज़ को कैप्चर कर लिया ऑलरेडी, है ना। अर्लियर we stated that the white noise process has a mean of zero and a constant variance and in condition mean of variance, condition mean of variance are not zero constant, ठीक है। तो इसको हटाओ अभी, वोल्ट थ्योरम पे आते हैं। वोल्ट थ्योरम क्या बोलता है, is a proportion with the white noise and whole system infinite lag of, हाँ। तो ये क्या बोलता है कि जो भी मेरा टाइम सीरीज है, मतलब जो भी मेरा प्रेजेंट टाइम पे जो डेटा है उसको हम मॉडल कर सकते हैं जो पुराना एरर था उसके टर्म्स में, है ना। इन्फिनाइट सम ऑफ ऑल द एरर्स ऑफ द टाइम सीरीज, मतलब जितना भी लैग्स था, तो जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा वैल्यू है उसको अगर हम जितने भी पास्ट टाइम पे जितने भी एरर आए थे, जितने भी मेरे रैंडम शॉक्स थे, उनके बेसिस पे अगर हम इसका रिग्रेशन कर देते हैं तो वो भी मेरा बोलता है क्या, तो वही क्या हो जाता है मेरा वोल्ट थ्योरम। तो क्या बोलता है कि कोई भी वाइट नॉइज़ है, मतलब कोई भी स्टेशनरी कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज़ है, कोई भी कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज़ है, उसको हम एक इनफाइनाइट सम सीरीज़ ऑफ, इनफाइनाइट सम सीरीज़ ऑफ रैंडम सॉक्स ऑफ डिफरेंट लैग्स के तौर पे हम दिखा सकते हैं। कोई भी कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज़ है उसको हम एक जनरल लीनियर प्रोसेस, इसलिए इसको बोला जाता है वोल्ट थ्योरम जो है, कि कोई भी जो मेरा वाई टी है, कोई भी मेरा टाइम सीरीज डेटा है, कोवेरियंस स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग जनरल लीनियर प्रोसेस बोल देते हैं। तो इस पर इतना क्वेश्चन आने का संभावना नहीं, लेकिन दिमाग में रखो कि वोल्ट थ्योरम एक ऐसा चीज़ होता है जिसके थ्रू हम कोई भी टाइम कोवेरियंस स्टेशनरी टाइम सीरीज को एरर और उसके शॉक के इनफाइनाइट सम सीरीज के तौर पे हम उसको बता सकते हैं।
condition of a time series to exhibit covariance stationarity are least likely to include. तो हमको पूछा कि कोवेरियंस स्टेशनरी का कौन सा कंडीशन नहीं है, तो स्टेबल मीन ये तो कंडीशन है, फाइनाइट वेरिएंस ये भी कंडीशन है, ऑटो कोवेरियंस डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम ये भी कंडीशन है मेरा, कि ऑटो कोवेरियंस जो टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए है ना, कौन सा टाइम से शुरू किया उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बस वो टाइम लैग का डिफरेंस जो था, यानी कि वो जो डिफरेंस इन द टाइम लैग का जो वैल्यू था उस पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि टाइम पे, है ना। ठीक, चौथा वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है कि इनफाइनाइट वाला के लिए भी काम चल सकता है ना, तो यही सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ लैग्स और डिस्प्लेसमेंट बिकम लार्ज ऑटो कोरिलेशन विल अप्रोच, तो हम बता रहे थे कि अगर लैग मेरा बढ़ते जाएगा तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या बताया, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है ना, जितना पूरा लैग होता जाएगा उसका कोरिलेशन जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, तो एज द नंबर ऑफ लैग्स बिकम लार्ज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन विल अप्रोच जीरो, ये तो सही बात है, तो ये मेरा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्हाइट नॉइज इज मोस्ट एक्यूरेट, ऑल क्वेश्चन व्हाइट नॉइज प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट व्हाइट नॉइज। ठीक है, तो ये तो हम देखिए थे वहाँ अभी जो बता रहे थे कि जितना भी क्वेश्चन है नॉर्मल व्हाइट नॉइज है वो सारा इंडिपेंडेंट व्हाइट नॉइज होता है ना, तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आया तो तुम कर देगा मतलब आया हो सकता आ सकता है, तो दिमाग में इसको डाल के रखो एक कोना में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज मॉडल्स क्या होता है। तो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस क्या होता है पहले वो देख लो। ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस बेसिकली कि अपना ही खुद का लैग के साथ में हम रिग्रेशन में जा रहे हैं, है ना, हम मेरा जो प्रेजेंट का वैल्यू है वो पास्ट का वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा कोई अदर वेरिएबल जैसे कि टाइम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद का ही जो पास्ट वैल्यू था उस पर डिपेंडेंट है, तो समझ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिग्रेसिव मॉडल कि हम एक ही वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, एक ही पास्ट वैल्यू को, एक ही लैग टर्म को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मेरा ऑटो ईयर वन प्रोसेस हो गया है ना। ठीक है, तो ईयर वन प्रोसेस में ये जो फाई है, फाई क्या है, कोफिशिएंट है किसका, जो मेरा लैग टर्म है वाई टी माइनस वन का जो कोफिशिएंट टर्म है, अगर ये कोफिशिएंट टर्म वन से कम होगा तभी कोवेरियंस स्टेशनरी मेरा ईयर वन प्रोसेस हो सकता है। तो कोई भी कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज दिमाग में रख लो, कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज को अगर हम ईयर वन प्रोसेस के टर्म्स पे डिफाइन कर रहे हैं, ईयर वन प्रोसेस से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो मेरा कोफिशिएंट आएगा लैग टर्म का वाई टी माइनस वन का, अगर वो वन से कम होगा तभी मेरा कोवेरियंस स्टेशनरिटी एग्जिस्ट कर सकता है ना। पूरे टाइम सीरीज को हम एयर वन प्रोसेस से रिप्रेजेंट किए, और उस एयर वन प्रोसेस का अगर फाई का वैल्यू वन से कम आ रहा है, मतलब मॉड ऑफ फाई का वैल्यू अगर वन से कम आ रहा है, तो यानी कि माइनस वन से वन के बीच में फाई का वैल्यू आ रहा है, तो ही मेरा जो पूरे स्टेशनरिटी है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वन से ज़्यादा है, अगर वन से ज़्यादा है फाई का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, कोई ट्रेंड है ना, कोई ट्रेंड है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो जिसको तुम ऑलरेडी मिस किया है और मेरा एक्सप्लोजन होगा वैल्यू का, तो ऑटो रिग्रेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, वही तो मेरा उसमें ट्रेंड कुछ आ जाएगा है ना। और सिमिलरली फॉर एन एआरपी प्रोसेस, तो सम क्वेश्चन लेस देन वन, तो हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अगर एक ही टर्म, एक ही लैग टर्म को यूज़ करें तो मेरा मॉड ऑफ फाइव इज लेस देन वन है, लेकिन जब हम मल्टीपल सीरीज ऑफ टर्म यूज़ करते हैं फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ऐसे करके जितना फाइव पी तक हो जाएगा, क्योंकि हमने पी लैग तक कंसिडर किया है, तो उन सारे का सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट शुड बी लेस देन वन, तो जितना भी कोफिशिएंट थे फाइव वन से लेकर के फाइव एन तक, फाइव के तक, फाइव पी तक, सॉरी फाइव पी तक, उन सबका सम जो है वो वन से कम होना चाहिए, तभी मेरा एयर वन प्रोसेस, एयर प्रोसेस है जो कोवेरियंस स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरियंस स्टेशनरी का हम क्या बोलते हैं कि मीन जो है वो सेम रहता है ना, यानी कि एक ही मीन को वो टाइम के थ्रू मेंटेन करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन रिवर्टिंग लेवल। जिस मीन के अराउंड वो जो मेरा कोवेरियंस स्टेशनरी टाइम सीरीज है वो रिवर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन रिवर्टिंग लेवल। तो अगर हम कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज को हम एक एआर वन प्रोसेस के रूप में दिखा रहे हैं, तो उस रूप से हम कैसे क्या मतलब उस रूप से हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना, एआर वन प्रोसेस जो हमने डिफाइन किया उससे हम क्या क्या एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि वो मीन कौन सा है, तो वो मीन क्या है, डी अपॉन डी, यानी कि उसका इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय वन माइनस फाइव, फाइव क्या है, स्लोप कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इसमें उतना कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म जो मीन है वो इतना होता है, डी अपॉन वन माइनस फाइव हो जाता है ना। ठीक है, द लॉन्ग, और फिर एआरपी प्रोसेस के लिए क्या होता है, डी अपॉन यानी कि इंटरसेप्ट अपॉन वन माइनस फाइव वन फाइव टू फाइव, इसका बहुत अच्छा प्रूफ है, मतलब छोटा सा प्रूफ है, वो तो नहीं कर सकता, मतलब एक्सपेंड करेगा टर्म्स को तो वही आ जाता है। तो मेरा जो ठीक है, तो जो मेरा मीन आया, जो मीन रिवर्टिंग लेवल आया, वो डी अपॉन वन माइनस फाइव आया तुम्हारा एयर वन प्रोसेस के लिए, डी अपॉन वन माइनस जो भी सम ऑफ ऑल द स्लोप कोफिशिएंट्स, वो आ गया मेरा कितना, एआरपी प्रोसेस के लिए मेरा मीन रिवर्टिंग लेवल आ गया है ना। और मीन डिवाइडिंग लेवल में ये तो मीन हो गया, हम बोले थे कि वेरिएंस भी उसका कांस्टेंट होगा, है याद करो, बोले थे ना वेरिएंस भी कांस्टेंट होगा, तो वेरिएंस का वैल्यू कितना होगा, ये होगा जितना भी एरर का सिग्मा है तुम्हारा, जो भी एरर बचा हुआ रह गया ना इसमें आउटर रिलेशन में जो एरर है उसका जितना वेरिएशन होगा, यानी कि एक तरह से सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल से समझ लो, आरएसएस से समझ लो, तो सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल जो इस रिग्रेशन का होगा डिवाइडेड बाय वन माइनस फाइव स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा वेरिएंस हो जाएगा। ये इतना पूछता नहीं है तो इसको मतलब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ इसको दिमाग में रखो। ठीक
के मीन डिवाइडिंग लेवल को, है ना। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ये क्वेश्चन जो हम देखें, इसमें मान लो अगर डी का वैल्यू जीरो है, सपोज से डी का वैल्यू जीरो भी नहीं, अगर ठीक है मान लो जीरो है, डी का वैल्यू अगर जीरो है, तो मेरा डायरेक्टली हम मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसमें हम अगर वाई टी माइनस वन को फिर एक्सपेंड करके लिख दें वाई टू माइनस टू के फॉर्म में, ऐसा करते करते हम जीरो डेटा मतलब जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा, सिंपली जो मेरा फाइव का वैल्यू 0.65 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना बार हम जितना लैक कंसिडर करेंगे, तो 1 लाख कंसिडर करें तो 0.65 टू द पावर 1 है। अगर हम टी लैक्स यानी एन लैक्स कंसिडर करेंगे तो 5 टू द पावर टी हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है बेसिकली क्या होता है 0.65, या कोरिलेशन कोफिशिएंट के टाइप का ये समझ लो। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना हो जाता है मेरा 5 टू द पावर टी के बराबर हो जाता है। यही मेरा क्या है, यूल वॉल्कर इक्वेशन है। यूल वॉल्कर इक्वेशन है क्या निकालने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए किसका, कोई भी मेरा वाई टी है उसका लैग के साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते थे कि ऑटो कोरिलेशन जो वो टाइम के साथ घट रहा है, क्योंकि फाइव का वैल्यू हम क्या बोले वन से कम होना चाहिए। कोई चीज़ का वैल्यू अगर वन से कम है और उसका पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वो चीज़ वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। इसलिए हम लोग बोलते थे कि ऑटो रिग्रेशन का प्रोसेस में जो मेरा ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये यूल वॉल्कर इक्वेशन है, खत्म। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं इसमें मूविंग एवरेज प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज प्रोसेस में तुम समझ पा रहे हो मूविंग एवरेज मतलब कोई एक एवरेज होगा जो मेंटेन हो रहा है। ऑटो रिग्रेशन में वो एवरेज क्या था, मीन रिवर्सल लेवल था, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते कैसे, डी अपॉन वन माइनस फाइव से, मतलब जो इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय वन माइनस लो कोफिशिएंट। और मूविंग एवरेज प्रोसेस में वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। वो मीन क्या होगा, वो मीन हम एज्यूम कर रहे हैं कि मॉडल कैसा बना है कि एक मीन का वैल्यू है सपोज से मीन, और उसी मीन के अराउंड जो है वो रिवर्शन चालू है, ठीक है। वो मीन ऑफ द टाइम सीरीज है, जो मेरा स्टेशनरी टाइम सीरीज है वो मेरा उसका मीन है, ठीक है। प्लस हम उसमें जो बचा हुआ पैटर्न है उसको हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि चलो एक हम तो रियल लाइफ सिनेरियो को बताते हैं कि जैसे आइसक्रीम का सेल्स होता है, कुछ जैसे आइसक्रीम का सेल्स होता है, तो उसमें पहला पार्ट तो ये आएगा कि जो पिछला महीना जितना सेल्स हुआ था उसके बेसिस पे हम कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरा क्या होगा, ऑटो रिग्रेशन। लेकिन पिछला महीना तुम खुद ही जो प्रेडिक्शन किया होगा, पिछला महीना तुम जो प्रेडिक्ट किया होगा उसमें कुछ एरर आया होगा, क्यों आया होगा, क्योंकि उस महीने में तुमने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, हो सकता है कुछ डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो जो डिस्काउंट्स जो तुमने दिए थे, जो एक्स्ट्रा तुमने फेवर या ऑफर दिए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एरर था, जो कि तुम्हारा एरर टर्म में छुपा हुआ था, जिसको तुम कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो वो एरर टर्म में जो पार्ट कैप्चर हुआ है उसको लेकर के हम अगर अपना मॉडल बनाते हैं, उसको लेकर के हम डिपेंडेंस दिखाते हैं कि प्रेजेंट जो मेरा डेटा है वो उस डिस्काउंट पे डिपेंडेंट होगा, वो डिस्काउंट जो आपने पिछली बार दिया था उस पर डिपेंडेंट होगा, तो वो क्या हो जाता है, मेरा मूविंग एवरेज प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का मीन मेंटेन रहेगा और एक थीटा इंटू एरर ऑफ प्रीवियस टर्म मतलब वाई टी माइनस वन के साथ जो एरर था प्रिडिक्शन में वो यहाँ पे कंसिडर हुआ है, ठीक है। जबकि वन पीरियड लैग रैंडम वाइट नॉइस, तो ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि इसका मीन 5000 हो गया तो 0.3 ये हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ उसमें क्या आ रहा था कि बीटा अपॉन वन माइनस फाइव स्क्वायर, सॉरी डी अपॉन वन माइनस फाइव स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा वन अपॉन वन प्लस थीटा वन स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ रहा है, कोरिलेशन ऑफ वन का, यानी कि फर्स्ट लैग का ही कोरिलेशन आ रहा है। तो ये चीज़ हम दिमाग में याद रख सकते हैं कि इसका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा उसमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, किसके केस में, ऑटो रिग्रेशन के केस में ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और तुम्हारा मूविंग एवरेज के केस में ऑटो कोरिलेशन कैसे जा रहा है, वो कट ऑफ कर जा रहा है सीधा। कैसे कट ऑफ कर जा रहा है, मतलब वो फर्स्ट लैग के लिए कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन फिर बाकी जो लैग है जो वन से ज़्यादा है उनके लिए मेरा कोरिलेशन जीरो है। तो कोरिलेशन कट ऑफ दिखाता है कि ऑटो कोरिलेशन जो है वो कट ऑफ दिखाता है किसके केस में, मूविंग एवरेज के केस में, और ग्रेजुअल डिक्रीज किसके केस में दिखाता है, और क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन के केस में, ठीक है। इसका वेरिएंस ऑफ कोरिलेशन स्टेशनरी, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, पैसे इन्वर्स 2 lakhs, ठीक है। तो 2 को ऐसे बोल देंगे, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। फिर लैग ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। लैग ऑपरेटर कुछ नहीं, वाई टी माइनस वन हमको मतलब वाई टी के थ्रू हम वाई टी माइनस वन तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो एक लैग ऑपरेटर हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना बार उतना बार ही मेरा पीरियड जो है वो एक मतलब एक लैग शिफ्ट हो जाएगा, है ना, एक लैग पीछे तक चला जाएगा। तो इट शिफ्ट द टाइम इंडेक्स बैक बाय वन पीरियड टू अप्लाई द लैग ऑपरेटर ओवर मल्टीपल पीरियड्स। तो हम लोग अगर मल्टीपल बार अप्लाई करेंगे तो ये मेरा मल्टीपल लैग्स तक ये इसको टाइम इंडेक्स को पीछे ले जा सकता है, ठीक है। तो वाइल अप्लाइंग टू द कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट पे हम लैग अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह जाएगा। सिमिलरली जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फोरकास्टिंग मॉडल्स ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लैग दैट असाइन स्पेस टू द पास्ट, ठीक है। तो जो भी मेरा टाइम सीरीज बनाते हैं हम लोग यार ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स बनाते हैं कोई भी चीज़ का, तो वो इसको हम लैग पॉलिनोमियल के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो था इसको लैग पॉलिनोमियल के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो और लैग पॉलिनोमियल जो क्या होते हैं वो साथ में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, ये तो उनका प्रॉपर्टी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द कोएफिशिएंट सेटिस्फाई सम कंडीशन पॉलिनोमियल कैन बी इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम
इन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मतलब दूसरी साइड ले जाना है तो उसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन पर्पसेस। हाँ, ये मेन क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू मेन पर्पसेस ऑफ अ लैग ऑपरेटर। तो पहला पहला क्या है कि लैग पॉलिनोमियल जो है, एक कोई भी एआर प्रोसेस, कोई भी ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस, कोई भी स्टेशनरी तभी होगा जब उसका लैग पॉलिनोमियल जो है इन्वर्टिबल है। उसका लैग पॉलिनोमियल अगर इन्वर्टिबल है तभी वो, ये चीज़ ज़्यादा दिमाग में याद रखो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका जो मेन क्रक्स पॉइंट है कि लैग ऑपरेटर का मेन यूज़ क्या है। पहला यूज़ क्या है कि ऑटो रिग्रेशन जो है वो कोवेरियंट स्टेशनरी, हमको चेक करना पड़ेगा ना कि मेरा ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस जो कोवेरियंट स्टेशनरी है कि नहीं। तो पहला तो कंडीशन क्या था कि फाई जो है वो लेस देन फाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उसका लैग, अगर हमको लैग दिया तो उसके टर्म्स में कैसे देखेंगे, जो लैग पॉलिनोमियल है, जो लैग का पॉलिनोमियल है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, ठीक है। तो और सेकंड क्या है कि जो इन्वर्टिबिलिटी है, दूसरा यूज़ क्या है कि जो इन्वर्टिबिलिटी है उससे हम लोग अप्रोप्रिएट मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही मेरा बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी है, यही मेरा बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी है कि हम ये जो लैग का जो इन्वर्टिबिलिटी है, जो मतलब लैग पॉलिनोमियल की जो इन्वर्टिबिलिटी है उसका यूज़ करके हम टाइम सीरीज मॉडल का कुछ ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस निकाल सकते हैं। वही मेरा बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है तो उसको दिमाग में रखना नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ तो दिमाग में रख लेना, ठीक है। विच द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ऑटोग्रेसिव प्रोसेस टू बी कोवेरिएंट स्टेशनरी। तो पहला क्या आ जाता है कि सम ऑफ द लैग कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन 1। हम पहले ही बताए थे कि कोई भी ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस को कोवेरिएंट स्टेशनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका फाई जो है अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ट्रेंड है, अगर इक्वल टू 1 होगा तो यूनिट रूट प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और अगर लेस देन 1 है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तभी मेरा क्या है ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कोवेरिएंट स्टेशनरी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द की डिफरेंशिएटर बिटवीन अ मूविंग एवरेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस। तो की डिफरेंशिएशन क्या है कि मूविंग एवरेज के केस में ऑटो रिग्रेशन क्या होता है, कट ऑफ कर जाता है, और ऑटो रिग्रेशन के केस में वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो मेरा पहला ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, ठीक है। assume in an auto regressive ER1 process that coefficient of the lagged observation of the variable being estimated is equal to 0.75. Assume in a regression of ER1 process that the coefficient of the lagged observation of the variable is, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ईयर वन प्रोसेस हम बनाए और जो मेरा लैग था वाई टी माइनस वन, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0.75 है, 1 से कम है तो सही है। तो अकॉर्डिंग टू यू वॉल्कर इक्वेशन, यू वॉल्कर इक्वेशन हमको याद क्या था कि कोई भी हमको लैग टर्म का कोरिलेशन निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 5 टू द पावर टी से, राइट। तो हमारे पास 5 का वैल्यू क्या है 0.75, और हमें क्या पूछा सेकंड पीरियड का पूछा, तो 5 0.75 का स्क्वायर, 0.75 का स्क्वायर निकालेगा तो क्या आ जाएगा 0.5625 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली अ पर्पस ऑफ द लैग ऑपरेटर। तो वही क्वेश्चन को बना के दे दिया है। तो ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस को ओनली द लैग पॉलिनोमियल इन्वर्टिबल। तो ये याद रखना कि जब भी लैग पॉलिनोमियल इन्वर्टिबल है तो ऑटो रिग्रेशन प्रोसेस जो है मेरा वो कोवेरिएंट स्टेशनरी होगा। और क्या कंडीशन था ऑटो रिग्रेशन का कोवेरिएंट स्टेशनरी होने की, फाई का वैल्यू लेस देन 1, राइट। फाई का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। सो अब हम क्या देखते हैं कि मूविंग ऑटो रिग्रेशन, तब एआर मॉडल्स हो गया, एमए मॉडल्स हो गया, अब हम किस पे आ रहे हैं, अरमा मॉडल्स पे आ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों का टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें मेरा लैग टर्म भी होगा और मेरा एरर टर्म भी होगा, राइट। तो मेरा प्रीवियस लैग्ड क्या बोलते हैं, मेरा प्रीवियस लैग्ड वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज एंड प्रीवियस लैग्ड वैल्यू ऑफ द एरर ऑफ द टाइम सीरीज, तो वो दोनों की रिस्पेक्ट में हम इनके दोनों पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम कंडीशन, कोई भी अरमा प्रोसेस जो है वो अगर कोई स्टेशनरी होना है तो वही सेम फाई का जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अभी भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस केस में भी क्या होगा कि ऑटो कोरिलेशन जो है वो धीरे धीरे डिके करेगा, है ना। ऑटो कोरिलेशन जो है वो अरमा प्रोसेस के लिए धीरे धीरे डिके करेगा, है ना। इसमें ऑटो कोरिलेशन ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसका प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा मतलब कैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया कि कोई सेल्स, हम कोई आइटम का अगर देखें और रैंडम शॉप एडवर्टाइजमेंट ये देखें, रैंडम शॉप एडवर्टाइजमेंट हम बताए ना कुछ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को एडवर्टाइजमेंट लिखा है, ठीक है। तो जो एरर है वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट फैक्टर को इंक्लूड करता है। और जो मेरा वाई टी माइनस वन है वो क्या बताता है, क्या होता है परसिस्टेंस सेल कितना है, मतलब आदमी कितना ज़्यादा लॉयलिटी है और ये लॉयलिटी फैक्टर को दर्शा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कोई कोई पी एथ ऑर्डर का हो सकता है, पी एथ ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब हमको है कि इसको अप्लाई कैसे करना है ना, तो अप्लाई कैसे करना है वो तो हमको दिखाई दिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे ऑटो कोटेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, जो भी मेरे पास डेटा सेट है अगर वो, और वो स्टेशनरी होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हमको चेक करना है कि वो टाइम सीरीज स्टेशनरी है कि नहीं, और वो तो हमको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालेंगे अगर हमको मॉडल सिलेक्शन करना है, राइट। तो मॉडल सिलेक्शन करने के सबसे हम लोग ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन बना लेंगे और चेक करेंगे कि ऑटो कोरिलेशन कहाँ पे कट ऑफ कर रहा है। अगर कट ऑफ कर रहा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज प्रोसेस, और अगर ग्रेजुअली डिके हो रहा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, राइट। तो और ये भी हमको पता है कि सीजनैलिटी वगैरह जो रहता है, अगर मेरा मान ले रिपीटेड, अगर सेम इंटरवल पे, अगर सेम इंटरवल पे मेरा सपोज से 12 लैग है फिर 24th लैग है, तो अगर 12th और 24th लैग पे मेरा क्या आ जाएगा,
सेम सेम टाइप का मेरा सेम टाइप का ऑटो कोरिलेशन का वैल्यूज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीजनैलिटी है कि हर एक सीजन में हर एक पर्टिकुलर लैग का वैल्यूज में मेरा जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो सिमिलर आएगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है सीजनैलिटी का। तो हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को देख करके बहुत कुछ पता बता सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सब तुम कर ही लेगा। ये जो मीन है ये सब है AR2 वगैरह ये सब मॉडल का वैल्यूज है। सैंपल एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या होता है बता ही दी थी। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या होता है लेक्चर कंप्यूटेड। ठीक है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन पता ही चल गया, बता ही दी। अब हम लोग क्या करना है कि अगर मान लो मॉडल कर लिया अपना, ठीक है, AR और MA मॉडल बना लिए, तो उस मॉडल का भी कुछ प्रेडिक्टेड वाई आएगा और उस प्रेडिक्टेड वाई को हम बता देंगे किसमें एक्चुअल वाई में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेसिडुअल आ जाएगा। तो अब जो बचा हुआ रेसिडुअल है वो क्या होना चाहिए वाइट नॉइज। हम बताते कि पहला गोल हमारा क्या है कि वाइट नॉइज आना चाहिए एंड में। जो रेसिडुअल है वो वाइट नॉइज आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी अब वेरिएबिलिटी बचा नहीं कैप्चर करने के लिए मॉडल में। ठीक है, तो उस वाइट नॉइज जो मेरा रेसिडुअल बच के आया वो वाइट नॉइज है कि नहीं उसका टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो हम क्या करते हैं जो भी मेरा रेसिडुअल आया उसका हम ऑटो कोरिलेशन निकाल देते हैं। ऑटो कोरिलेशन मतलब खुद का लैग के साथ क्या क्या कोरिलेशन है। तो अगर कोई वाइट नॉइज है मतलब वो कम्प्लीटली रैंडम है तो अपना प्रीवियस वैल्यू के साथ क्यों रिलेटेड होगा, नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो ऑटो कोरिलेशन का जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड होगा। ठीक है, तो अगर हम जीरो का वैल्यूज को सारा को जोड़ेंगे और ऐड करके हम अपना नंबर ऑफ जितना भी सैंपल साइज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा बॉक्स पीएस स्टैटिस्टिक हो जाएगा। और इससे हमको क्या टेस्ट पता चलेगा, हमको क्या चेक क्या करना है। ये तो प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये तो छोड़ दो। प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, बस हम क्या चेक कर रहे हैं हमारा नल क्या है और क्या बोलते हैं अल्टरनेट क्या है। तो हमने हाइपोथेसाइज क्या किया है, हमने हाइपोथेसाइज क्या किया है कि ये जो टाइम सीरीज हमारे पास आया है, ये जो टाइम सीरीज हमारे पास आया है वो बेसिकली वो जीरो है कि नहीं। ये जो टाइम सीरीज है वो वाइट नॉइज है कि नहीं, सॉरी वाइट नॉइज है कि नहीं। वाइट नॉइज बेसिकली मतलब वाइट नॉइज मतलब क्या आपस में ऑटो कोरिलेशन नहीं है। यानी कि नल मेरा यहाँ पे क्या है कि मेरा मतलब अल्टरनेट है कि अल्टरनेट ये है कि वाइट नॉइज नहीं है और नल ये है कि वाइट नॉइज है, राइट। तो अगर मेरा वाइट नॉइज अगर जो मेरा रेसिडुअल बच के आया अगर वो बॉक्स स्पेस स्टैटिस्टिक जो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे तो अगर मेरा वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आया, ये जो बॉक्स स्पेस स्टैटिस्टिक है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब क्या है जो ऑटो कोरिलेशंस है इसमें सम ऑफ ऑटो कोरिलेशन है कुछ ना कुछ ऑटो कोरिलेशन अभी बाकी है ना, कुछ तो बाकी है। तो कुछ तो बाकी है वो कैसे पता चल रहा है हमको क्या बोलते हैं बॉक्स स्पेस स्टैटिस्टिक से। अगर बॉक्स स्पेस स्टैटिस्टिक जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, ये समझो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट था जिसकी वजह से बॉक्स का वैल्यू ज़्यादा आ गया और वो क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर गया, है ना। जिसकी वजह से मेरा क्या बोलते हैं प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूशन में वो हाइपोथेसिस को अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर लंच बॉक्स सॉरी बॉक्स पे स्टैटिस्टिक जो है बॉक्स पे स्टैटिस्टिक जो वो जीरो से बराबर नहीं आता है, यानी कि स्टैटिस्टिकली अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है जीरो से बड़ा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इट विल बी अ केस ऑफ क्या बोलते हैं सीरियल कोरिलेशन। दैट मीन्स सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट, सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और आप जाओ वापस मॉडल करके आओ। लेकिन अगर हम नल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोई सीरियल कोरिलेशन हमारे बचा नहीं है और ये हमारा वाइट नॉइज है। यानी कि नल हमारा क्या है कि वाइट नॉइज है नहीं। अगर वाइट नॉइज है तो नल एक्सेप्ट होगा, वाइट नॉइज नहीं है तो नल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे निकालना है वो तो आपको बताइए। एच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जितना हमने लैग को कंसिडर किया 5 लैग तो 5 हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल भी कराई दिए थे। तो और स्मॉलर सैंपल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बॉक्स पीएस की जगह पे हम लोग लंच बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। सीजनलिटी को हमारे वहाँ मॉडल्स में कैसे करते हैं तो उसको हम डिफरेंसिंग के तौर पे कर सकते हैं। तो इसको छोड़ो इतना वैल्यू नहीं है। यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटो ट्रेसिंग मूविंग एवरेज मॉडल शर्मा प्रोसेस इज करेक्ट, इट इन्वॉल्व्स ऑटो कोरिलेशन बट दैट डिके ग्रेजुअली। हर बार प्रोसेस में क्या क्या होता है तो ऑटो कोरिलेशन की वजह से जो है मतलब ऑटो रिलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ऑटो कोरिलेशन जो है वो डिके ग्रेजुअली डिके करता है। ठीक है, इट कम्बाइंस द लैग्ड अनऑब्जर्वेबल रैंडम सम ऑफ द मूविंग ऑर्डर ऑफ द लैग्स। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का प्रॉपर्टी है तो इसमें दोनों का प्रॉपर्टी कंबाइन होकर आ रहा है ना, ऑटो रिलेशन का और मूविंग एवरेज का। ऑटो रिलेशन में क्या होता था कि ऑटो कोरिलेशन ग्रेजुअली डिके करता था और मूविंग एवरेज में क्या होता था कि हम लोग रैंडम शॉक का यूज़ करके और क्या बोलते हैं और लैग जो है उसका यूज़ करके हम लोग कंबाइन करके अरमा मॉडल्स बना रहे हैं। तो बोथ 1 and 2 मेरा आंसर हो जाएगा इसमें, देख लेना। which of the following statement is correct regarding the usefulness of auto correlation process। तो ये सबका भी टाइम नहीं उतना समझाने का, लेकिन फिर भी तुम इसको पढ़ेगा तो मतलब तेरे से आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 0 बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल। अगर स्मॉल सैंपल हो तो बता लंच बॉक्स यूज़ कर लेंगे, अगर बड़ा सैंपल हो तो बॉक्स पेयर्स यूज़ कर लेंगे, है ना, खत्म। ठीक है, तो ये मेरा स्टेशनरी टाइम सीरीज खत्म हो गया। अब नॉन स्टेशनरी में जाता है। नॉन स्टेशनरी में क्या होता है
मेन कुछ नहीं है इसमें, वही टाइम ट्रेंड्स हो सकता है, सीजनैलिटी हो सकता है, तो यूनिट हो सकता है। यानी कि स्टेशनरी के अलावा क्या बचा मेरे पास, नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज। नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज तीन तरह का हो सकता है, टाइम ट्रेंड्स यानी कि ट्रेंडिंग होगा, सीजनैलिटी होगा और यूनिट रूट होगा। ट्रेंड मतलब क्या होता कि 5 ग्रेटर देन 1 था, यूनिट रूट मतलब क्या था 5 इक्वल टू 1 था, और सीजनैलिटी मतलब क्या कि वेरियंस जो है वो सेम नहीं है ना, सेम थ्रू आउट द टाइम वेरियंस नहीं है। तो वो हम उसको हम चेक कर लेते हैं किस बेसिस एवरेज स्टेशनरिटी के टाइम पे। तो ये तीनों जो है वो एवरेज स्टेशनरी नहीं है ना। टाइम ट्रेंड्स कैसे निकलेगा, टाइम ट्रेंड दो तरह का हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड हो सकता है या तो स्टोकेस्टिक ट्रेंड हो सकता है। तो मतलब वही टाइम ट्रेंड और सीजनलिटी को डिटर्मिनिस्टिक बोल दे रहा है, और यूनिट रूट जो है जो कि रैंडम वॉक है, यूनिट रूट जो प्रॉब्लम है उसको स्टोकेस्टिक ट्रेंड बोलते हैं, मतलब वो तो रैंडम टाइप का चेंज है ना। अब बोल रहा है कि ये जो टाइम ट्रेंड था उसको हम लीनियरली मॉडल कर सकते हैं। लीनियरली कब मॉडल करेंगे, जब मेरा चेंज जो है वो सेम अमाउंट से हो रहा है ना। चेंज सेम अमाउंट से मतलब क्या, एक साल हुआ उसमें 10 बढ़ा, फिर अगला साल उसमें भी 10 बढ़ा, लेकिन मेरा ग्रोथ रेट सेम नहीं है, मेरा बस चेंज सेम है। ग्रोथ रेट सेम होता है, सपोज कि ग्रोथ रेट क्या होता है कि जो मेरा टोटल जितना वैल्यू है उसका कुछ सेम परसेंटेज जो है इंक्रीज कर रहा है, उसका सेम परसेंटेज अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो मेरा किसको दिखाता है, लॉग लीनियर मॉडल को दिखाता है। तो अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो रहा होगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट मतलब जितना भी प्रेजेंट वैल्यू है उसका 10% बढ़ा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन नेक्स्ट पीरियड में जो प्रेजेंट वैल्यू था उसका 10% बढ़ा, तो ऐसा करके जो होगा तो वो लॉग लीनियर मॉडल से हम लोग मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही यहाँ पे लिखा है कि लीनियर टाइम ट्रेंड जो मॉडल होता है वो मेरा उतना यूज़ में नहीं आता फाइनेंस का केस में। क्यों, क्योंकि ट्रेंड जो होता है अगर डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव वैल्यूज पे जाने लगे, अपवर्ड होगा तो क्या बोलते हैं एक डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ को दिखाता है। मतलब चीज़ तो सेम है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ तो अलग है ना, क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू बढ़ते जा रहा है लेकिन चेंज सेम रह रहा है, तो चेंज सेम है और ओवरऑल वैल्यू तो तुम्हारा ग्रोथ रेट कम हो जाता है ना। और ग्रोथ रेट सेम होगा इसका मतलब लॉग लीनियर से तुम आपको मॉडल करना है। लॉग लीनियर ऐसे दिखता है, लॉग क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है ना। ये सब तो कर ही लेगा, 95% को कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था तो वो भी निकाल ही सकता है, 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिग्रेशन टेस्ट रूल्स, तो ये सब भी निकाल ही सकता है। फिर हम बताए थे कि डी ट्रेंडिंग डी सीजनलाइजिंग होता है, तो वो सब भी है। चलो सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि अगर ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड हैज बीन रिलेटिवली कांस्टेंट, तो अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो कौन सा मॉडल होगा, लॉग लीनियर मॉडल होगा। अगर चेंज कांस्टेंट है तो कौन सा मॉडल होगा, लीनियर मॉडल होगा, है ना। यूजिंग डेटा फ्रॉम ऐसा ऐसा, तो मेरा आउटपुट जो है वो ऐसा आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है कि 2021 का फोरकास्ट के लिए क्या होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टी का वैल्यू 2021 में डाल देंगे, तो इससे मेरा रिग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे तो रिग्रेशन का वैल्यू आ गया। ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है उसमें मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया कि जो एरर है, ये जो एरर है, ये जो शॉक है, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल छुपा हुआ है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, एरर का जो वाइट नॉइस है, जो एरर होता है उसका जो मीन है वो जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो प्लस माइनस इसका स्टैंडर्ड एरर हमको दिया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड एरर क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल का स्टैंडर्ड एरर 107.574, 107.574 इंटू 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल पे 1.96 होता है, ऐसा ऊपर में दिया हुआ था। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू तो 1.96 इंटू 1.06, तो इससे मेरा ये रेंज आ जाता है, और ये रेंज सबसे क्लोज किसके हैं, इस वाला ऑप्शन की क्लोज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, तो समझ में आ ही रहा है ऑलमोस्ट। मतलब वही उसी तरीके से यहाँ पे तुम निकाला है, बस यहाँ टी का वैल्यू 221 डाल दिया तो ये वैल्यू आ गया, प्लस ये जो एरर टर्म था उसका तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, तो उसी का ना तुमको कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसी से तुम जो अपना एक्चुअल कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको भी क्रिएट कर सकता है। तो सीजनलिटी आ गया, सीजनलिटी क्या होता है जो रिपीट करता था, ये सब तुमको हम उस समय पढ़ा ही चुके हैं, मतलब जब कोई समझा रहे थे तभी। तो ये सब भी तुम कर ही सकता है, कोई इतना बड़ा बात नहीं, इसमें वही पूछ रहा है। सपोज से हम 4 क्वार्टर था उसमें से 3 क्वार्टर वेरिएबल्स डब्ल्यू वेरिएबल डिफाइन किए, तो हमको एवरेज अर्निंग पर शेयर कितना होगा फोर्थ क्वार्टर में, तो वो तुम्हारे इंटरसेप्ट का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर फर्स्ट क्वार्टर में कितना होगा, इंटरसेप्ट प्लस जो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेप्ट के एडिशन में जो चेंज आ रहा है उसको बता रहा है। ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर के एडिशन में जो चेंज आ रहा है उसको बता रहा है क्या, स्लो कोफिशिएंट ऑफ द डमी ड्यूरेशन डमी वेरिएबल 1। ठीक है, तो वही चीज़ सिंपल क्वेश्चन टाइप का पूछा है, और क्या है। और यही बोला कि अब हम दोनों को कंबाइन करके फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक तो वी वन इंटू टी, वी वन इंटू टी क्या हो गया, वी वन इंटू टी तुम्हारा ट्रेंड हो गया, और ये डमी वेरिएबल के लिए डमी वेरिएबल हो गया जो कि सीजनलिटी को प्रेडिक्ट करेगा। तो इस तरह से हम ट्रेंड और सीजनलिटी दोनों को मॉडल करके एच टाइम हाइट फोरकास्ट कर सकते हैं ना। अब आते हैं तुम लोग हमारा इस पे, जिल विलियम्स इज इन रिलेशन द रिटेल इंडस्ट्री इज मॉडलिंग कंपनी से हैज नॉट द। ठीक है, अगर क्वार्टरली सीजनल पैटर्न उसको दिख रहा है तो वो कितना डमी वेरिएबल, अगर तुमको पहले सीजनल पैटर्न देखना है, ठीक है, तुम अभी डेटा तुम खोल के देखा तुमको दिख रहेगा कि इस मंथ में हर मंथ में इसका तुम डेटा का प्लॉटिंग निकालेंगे। ठीक है, इसके डेटा एनालिस्ट लोग यही करते रहता है, सारा प्लॉटिंग प्रॉपर्ली निकालता है। ठीक है, और उसमें चेक करता है कि कौन सा क्वार्टर में, अगर उसको दिखा कि क्वार्टर वाइज जो है पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो कितना सारा डमी वेरिएबल वो रिग्रेशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्वार्टर साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो
तीन ही डमी वेरिएबल यूज़ करेगा, क्योंकि एक जो है वो इंटरसेप्ट में तुम्हारा इंटरसेप्ट उसको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो ये बात हम मल्टीपल टाइम बोल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यही मेरा क्या हुआ है, टाइम सीरीज का ट्रेंड और अच्छी इसमें खाली सीजनलिटी है, ठीक है। तो इसमें टाइम बी जीरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो टाइम बी जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? जो बचा हुआ है डमी वेरिएबल है, बचा हुआ किसका है? फोर्थ ग्रेड का, फोर्थ क्वार्टर का है, तो फोर्थ क्वार्टर हो गया, है ना। द मॉडल फॉर द चेंज इन द रिटेल क्वार्टरली सेल्स यूजिंग द सीजनल वेरिएबल इज एस्टिमेटेड एज, ठीक है। तो जो चेंज इन सेल्स था, यानी कि डेल्टा सेल्स था, वो हम उसको हम ऐसे मॉडल कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मॉडल कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर में सेल्स का फोरकास्ट क्या होगा, थर्ड क्वार्टर में सेल्स का फोरकास्ट क्या होगा। तो ये डेल्टा सेल्स का हमको वही डिक्रीज इंक्रीज, अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको कौन सा क्वार्टर है? ये थर्ड क्वार्टर है ना। थर्ड क्वार्टर में डी क्यू थ्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी दोनों क्वार्टर का वैल्यू 1 की दोनों डमी वैल्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 4.9 माइनस 3.8 यानी कि 1.1, तो प्लस 1.1 है, यानी कि डेल्टा सेल्स मेरा प्लस 1.1 यानी कि इंक्रीज बाय 1.1। तो सिंपल आंसर था। यूनिट रूट कैसे निकलेगा? यूनिट रूट बताते कितना होता है जब 5/1 होता है, यानी कि हम कोई भी मेरा कोई भी टाइम सीरीज है, कोई भी मेरे पास टाइम सीरीज था, उस पर हम ऑटो रिग्रेशन 1 लगा देंगे, ऑटो रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 1। और अगर उसमें अगर 5 का वैल्यू, 5 का कोफिशिएंट जो है, जो फर्स्ट लैक टाइम का जो कोफिशिएंट है 5, उसका वैल्यू अगर 1 आ गया तो वो यूनिट रूट प्रॉब्लम को बता रहा है, यानी कि वो जो मेरा नया वैल्यू है, जो मेरा नया टाइप का वैल्यू, पुराना वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो बस पुराना वैल्यू पर डिपेंड कर रहा, बस वो एक रैंडम एरर, इसमें एक रैंडम एरर है, रैंडम शॉक है, जो कि उसको डिटरमाइन कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा यूनिट रूट के केस में हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेशनरी टाइम सीरीज में क्या होता है कि तुम्हारा मीन रिवर्सल लेवल होता है, पता है ना, मीन फिक्स होता है। लेकिन अगर यूनिट रूट होगा तो जरूरी नहीं कि मीन फिक्स हो, क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो मीन रिवर्सल नहीं होता उसमें। सिमिलरली अगर यूनिट रूट है, इसका मतलब टाइम सीरीज विद यूनिट रूट्स ओपन सोर्स पर रिलेशन, मतलब थोड़ा विचित्र सा रिलेशन दिखाता है उसमें। तो अगर हम अर्मा मॉडल यूज़ करते हैं इसमें, तो क्या होगा, हमको पता चलेगा कि जो पैरामीटर्स हैं वो एक एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है, ठीक है। तो जब हम अर्बा मॉडल फिट कर देते हैं कोई यूनिट रूट में, तो एक डिकी फुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग इसको चेक करने के लिए डिकी फुलर टेस्ट भी करते हैं। क्या चेक करते हैं कि हम कोई भी टाइम सीरीज मॉडल को हम उसमें अर्बा मॉडल फिट कर दिए, ठीक है। अर्बा मॉडल फिट कर दिए, उसके बाद हम लोग उसके बाद जो भी कोफिशिएंट था उस पर डिकी फुलर टेस्ट डाल देते हैं, उसमें डिकी फुलर टेस्ट डाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हर एक जो कोफिशिएंट था लैग का, या जो भी टर्म्स थे अर्मा मॉडल्स में, उनका जो भी कोफिशिएंट्स था, उन कोफिशिएंट्स पे हम टी स्टैटिस्टिक, उस कोफिशिएंट्स का टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उस टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, उस टी स्टैटिस्टिक का जो क्रिटिकल वैल्यू हम लोग देखते हैं, वो डिकी फुलर का डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं। डिकी फुलर का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम लोग वैल्यू उसका टी स्टैट के जैसा ही निकालते हैं। और ये जितना भी मतलब ये जो यूनिट रूट का प्रॉब्लम है, या जो सीजनलिटी का प्रॉब्लम है, या जो ट्रेंड का प्रॉब्लम है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, फर्स्ट डिफरेंस। तो हम वाई टी को वाई टी माइनस वन से मॉडल ना करके हम डेल्टा वाई टी को मॉडल करेंगे वाई टी माइनस वन से, तो मेरा जो रिग्रेशन है, तो मेरा जो टाइम सीरीज है वो डायरेक्टली उसमें यूनिट रूट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उसमें। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह, लेकिन इसको दिमाग में रख लो, फिर फर्स्ट डिफरेंस का यूज़ करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हो गया डिस्क्राइब हाउ टाइम सीरीज का, ठीक। तो ये ऑगमेंटेड डिक्यूटर टेस्ट क्या हो गया? तो हम वही बताए थे कि अर्मा मॉडल को फिट कर देंगे, फिर हम उस पर टी टेस्ट डायरेक्टली लगा देंगे, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। रैंडम वॉक इज मोस्ट एक्यूरेटली described as a time series whose value of the function is the beginning of a statistical substring। तो रैंडम वॉक क्या होता है? अगर उसका जो वैल्यू है वो, अगर वो प्रीवियस वैल्यू के बराबर ही था, और वो प्रीवियस वैल्यू के बराबर, यानी कि वो टोटल मिला के वो बिगनी जो शुरुआत का वैल्यू था उसी के बराबर है, प्लस जितना भी हिस्टोरिकल सॉक्स, मतलब जितना भी एरर आया था बीच में, ठीक है, उसके बराबर है। An augmented equivalent test will reject the hypothesis that a process unit root in the coefficient of the lagged value is statistically, ठीक है। तो हमको पता था कि ये जो फाई है वो फाई जो है तुम्हारा डिफरेंट टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, जो कोफिशिएंट आ रहा था उसको हम प्रूव कर रहे थे कि वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा तो वो तुम्हारा 1 से कम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि 1 से कम होना चाहिए, तभी वो कोवेरियंस स्टेशनरी होगा और उसमें यूनिट रूट नहीं होगा, ठीक है। तो, तो ये हाइपोथेसिस हम कब रिजेक्ट करेंगे कि वो यूनिट रूट है? ये रिजेक्ट कब करेंगे, यानी कि कब हम एक्सेप्ट करेंगे कि यूनिट रूट नहीं है? जब जो मेरा कोफिशिएंट का वैल्यू है लैग टर्म के साथ वो लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। वहाँ पे लेस देन 1 था तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की वजह से -1 का आ जाता है, तो 1 - 1, तो वो लेस देन 1 था तो वो लेस देन 0 यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है।